गोरा भाग 26। गोरा जब यात्रा पर निकला तब उसके साथ अविनाश, मोतीलाल, बसंत और रमापति ये 4 साथी थे। लेकिन गोरा के निर्दय उत्साह के साथ ये लोग कदम नहीं बढ़ा सके। अविनाश और बसंत तो बीमार हो जाने का बहाना करके 4-5 दिन में ही कलकत्ता लौट आए। गोरा के प्रति श्रद्धा के कारण मोतीलाल और रमापति उसे अकेला छोड़कर आ नहीं सके, किंतु उनके कष्टों की सीमा नहीं थी। गोरा न तो पैदल चलकर थकता था, न कहीं रुककर रह जाने से ऊबता था। गांव का जो कोई गृहस्थ गोरा को ब्राह्मण जानकर श्रद्धापूर्वक घर में ठहराता, उसके यहाँ भोजन इत्यादि की चाहे जितनी असुविधा हो, गोरा वहीं टिका रहता था। उसकी बातचीत सुनने के लिए गांव भर के लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते और उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। पढ़े लिखे भद्र समाज और कलकत्ता के बाहर हमारा देश कैसा है, यह गोरा ने अभी देखा। यह विशाल अकेला ग्राम्य भारतवर्ष कितना अस्त व्यस्त, कितना संकीर्ण और दुर्बल है। अपनी शक्ति के संबंध में कैसा अचेतन और अपने मंगल के संबंध में अनजान और उदासीन। प्रत्येक 5-7 कोस की दूरी पर उसका समाज इतना बदल जाता है। संसार के बृहद कर्म क्षेत्र में चलने के उसके मार्ग में कितनी अपनी गढ़ी हुई या काल्पनिक अड़चन है। छोटी छोटी बातों को वह कितना बढ़ा चढ़ा कर देखता है और कितनी भी रूढ़ी का बंधन उस पर कितना कड़ा और अचल है। उसका मन कैसा सोया हुआ, उसके प्राण कितने दुर्बल और उसका उद्यम कितना क्षीण है, यह गोरा ग्रामवासियों के बीच बिना रहे किसी तरह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके गांव में रहते रहते गांव के एक हिस्से में आग लग गई थी। इतने बड़े संकट में भी दल बांध कर प्राणपण से चेष्टा करके विपत्ति का सामना करने की शक्ति उनमें कितनी कम है, यह देखकर गोरा आश्चर्य में पड़ गया। सभी हक्के बक्के से इधर उधर दौड़ रहे थे और रो चीख रहे थे, पर व्यवस्थित ढंग से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। गांव के पास कोई जलाशय नहीं था। स्त्रियां रोज दूर से पानी लाकर घर का काम चलाती हैं। फिर भी रोज रोज की इस मुसीबत से बचने के लिए घर ही में एक मामूली कुआं खोद लेने की बात उन्हें नहीं सूझी थी। जो संपन्न थे, पहले भी इसमें गांव में कई बार आग लगी है, उसे केवल भाग्य का उत्पात मानकर सभी बैठ रहे थे। पानी की कोई व्यवस्था कर सकने की कोई कोशिश किसी ने नहीं की। गांव की सख्त ज़रूरत के बारे में भी जिनका ध्यान नहीं चेता, उनके सामने सारे देश की बातचीत करना गोरा को बेवकूफ़ी लगा। गोरा को सबसे अधिक आश्चर्य इसी बात पर होता कि इन सब दृश्यों और घटनाओं से मोतीलाल और रमापति जरा भी विचलित नहीं होते थे, बल्कि गोरा के क्षोभ को ही असंगत समझते थे। छोटे लोग तो ऐसा करते ही हैं, ऐसे ही सोचते हैं। इन सब कष्टों को वो कष्ट नहीं समझते। छोटे आदमियों के लिए ऐसा छोड़कर और कभी कुछ हो भी सकता है, ऐसा सोचने को ही वे अपनी हैसियत से बड़ी बात कहना समझते हैं। इस अज्ञता, जड़ता और दुख का बोझ कितना बड़ा और भयंकर है। यह बोझ हमारे पढ़े लिखे और अनपढ़, धनी और दरिद्र सभी के कंधों पर एक सा है और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता। यह बात आज अच्छी तरह समझकर गोरा का चित्त दिन रात व्याकुल रहने लगा। मोतीलाल भी घर से कोई शोक संवाद पाने की बात कहकर चल दिया। गोरा के साथ केवल रमापति रह गया। चलते चलते दोनों एक जगह नदी के किनारे के एक मुसलमान गांव में पहुंचे। आतिथ्य पाने की उम्मीद में घूमते घूमते सारे गांव में केवल एक घर हिंदू नाई का मिला। दोनों ब्राह्मण उसी के घर आश्रय लेने पहुंचे तो देखा बूढ़ा नाई और उसकी पत्नी एक मुसलमान लड़के को पाल पोस रहे हैं। रमापति बड़ा निष्ठावान ब्राह्मण था, वह तो बहुत बेचैन हो उठा। गोरा ने नाई को उसके अनाचार के लिए फटकारा तो उसने कहा, ठाकुर, हम लोग कहते हैं हरि, वे लोग कहते हैं अल्लाह, दोनों में कोई अंतर नहीं है। धूप तेज हो उठी थी। फैली हुई रेती के पार नदी बहुत दूर थी। रमापति ने प्यास से व्याकुल होकर पूछा, पीने का पानी कहाँ मिलेगा? नाई के घर में एक कच्चा कुआं था, लेकिन उस भ्रष्ट कुएं का पानी रमापति कैसे पी सकता है? वह मुंह लटकाकर बैठा रहा। गोरा ने पूछा, इस लड़के के माँ बाप नहीं हैं? नाई ने कहा, दोनों हैं, लेकिन उनका होना ना होना बराबर है। गोरा ने पूछा, वह कैसे? नाई ने जो इतिहास सुनाया उसका सार इस प्रकार है।
जिस जमींदारी में वो लोग रहते थे उस पर नीलहे साहबों का इजारा था। वहाँ की प्रजा का नदी के किनारे की खादर ज़मीन को लेकर नील कोठी के साहबों के साथ बराबर झगड़ा चल रहा था और प्रजा हार मान चुकी थी। लेकिन खादर के इसी घोसपुर गांव की प्रजा को साहब लोग किसी तरह नहीं दबा सके हैं। गांव के सभी लोग मुसलमान हैं और उनका प्रधान फर्रू सरकार किसी से नहीं डरता। नील कोठी वालों से झगड़े के सिलसिले में पुलिस से मारपीट करके 2 बार जेल हो आया है। घर की हालत ऐसी हो गई कि खाने के लिए 2 दाने भात नहीं जुटता, फिर भी वह किसी का रोब नहीं मानता। इस बार खादर में खेती करके गांव के लोगों ने जल्दी ही कुछ बोरे धान पा लिया था। लेकिन 1 महीना होने को आया, नील कोठी के मैनेजर साहब स्वयं लठेत लेकर आए और प्रजा का धान लूट ले गए। इसी झगड़े के समय फर्रू सरकार ने साहब की दाहिनी बाँह पर ऐसी लाठी जमाई कि अस्पताल ले जाकर उसकी बाँह कटवानी पड़ गई। इतना बड़ा हौसला सारे इलाके में कभी किसी ने नहीं किया। तब से पुलिस का उत्पात आग की तरह गांव-गांव में फैल गया है। प्रजा के घरों में कहीं कुछ नहीं रहा। घरों की औरतों की इज्जत आबरू भी नहीं बचती। फर्रू सरकार और बहुत से दूसरे लोग हवालात में डाल दिए गए हैं। अनेक गांव छोड़कर भाग गए हैं। फर्रू के परिवार के पास अन्न का दाना नहीं है। उसकी बहू की एकमात्र धोती का यह हाल है कि घर से बाहर नहीं निकल सकती। उनका इकलौता लड़का तमीज़ नाई की स्त्री को गांव के नाते पुकारता है। उनका इकलौता लड़का तमीज़ नाई की स्त्री को गांव के नाते मौसी पुकारता है। उसकी मोहताज हालत देखकर नाइन उसे घर ले आई और उसका पालन कर रही है। नील कोठी वालों की एक कचहरी वहाँ से कोई 1.5 कोस पर लगी है। दरोगा दल बल के साथ अब भी वहीं मौजूद है। वहाँ से कब किस बहाने गांव पर धावा कर दे या क्या कर बैठे, कोई ठिकाना नहीं है। अभी कल ही नाई के पड़ोसी बूढ़े नाजिम के घर पर पुलिस ने छापा मारा था। नाजिम का जवान साला दूसरे इलाके से अपनी बहन से मिलने आया था। दरोगा ने बिना वजह यह कहकर कि पट्ठा अच्छा जवान दिखाई देता है, छाती तो देखो पट्ठे की, अपने हाथ की लाठी से उसे ऐसे धक्का दिया कि उसके दांत टूट गए और खून बह निकला। यह अत्याचार देखकर बहन दौड़ी हुई आई तो उस बेचारी बुढ़िया को भी धक्का देकर गिरा दिया गया। पहले पुलिस इस इलाके में इतना जुल्म करने का साहस नहीं करती थी, पर अब गांव के सब तगड़े जवान या तो हवालात में हैं या गांव छोड़कर भाग गए हैं। उन भागे हुए लोगों की तलाश का बहाना करके ही पुलिस गांव पर ऐसा जुल्म ढा रही है। कब इससे छुटकारा होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। घोड़ा उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर रमापति की प्यास के मारे जान निकल रही थी। नाई की कहानी समाप्त होने से पहले ही उसने फिर पूछा, कोई हिंदू घर यहाँ से कितनी दूर होगा? नाई ने कहा, 1.5 कोस पर नीलकोठी की जो कचहरी है उसका तहसीलदार ब्राह्मण है, नाम है माधव चटर्जी। गोरा ने पूछा, स्वभाव कैसा है? नाई ने कहा, ठीक ही जमदूत जैसा। ऐसा निर्दयी और पाजी ढूंढे से भी न मिलेगा। जितने दिन दारोगा को खिलाएगा पिलाएगा उसका सब खर्च हम ही लोगों से वसूल करेगा, बल्कि कुछ मुनाफा भी तो कमाएगा। रमापति ने कहा, गोरा बाबू अब चलिए, और नहीं सहा जाता। नाइन उस मुसलमान लड़के को अपने आंगन के कुएं के पास खड़ा करके घड़े भर भर पानी खींच कर उसे नहलाने लगी थी। इससे रमापति को और भी गुस्सा आ रहा था और उससे वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। चलते समय गोरा ने नाई से पूछा, इस दंगे फसाद के बीच तुम तो इसी गांव में टिके हुए हो, तुम्हारे घर के और लोग यहाँ नहीं हैं? नाई ने कहा, बहुत दिनों से यहीं रहता हूँ, इन सब से मोह हो गया है। मैं हिंदू नाई हूँ, खेती बेती से मुझे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए नील कोठी वाले मुझे नहीं छेड़ते। अब गांव भर में कोई बड़ा तो और रहा नहीं, मैं भी अगर चल दूँ तो औरतें डर से मर जाएंगी। गोरा ने कहा, अच्छा, खा पी कर मैं फिर आऊँगा। भूखा प्यासा रमापति नील कोठी वालों के अत्याचार की इस लंबी कहानी से गांव वालों पर ही और बिगड़ उठा। ये मूर्ख बलवान के विरुद्ध सिर उठाना चाहते हैं। उसने इस गंवार मुसलमानों की स्पर्धा और बेवकूफ़ी की चरम सीमा ही समझा। इसमें उसे संदेह नहीं था कि उचित सजा देकर इनकी अकड़ तोड़ना ही इसके लिए ठीक होगा। ऐसे अभागों पर पुलिस अत्याचार करती ही है, करने के लिए बाध्य होती है, और उसकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर होती है। यही उसकी धारणा थी। कर्मचारियों से समझौता ही कर लें, दंगा फसाद क्यों करते हैं? उतनी ताकत भी कहाँ है।
वस्तुतः रमापति की भीतरी सहानुभूति नीलकोठी साहबों की ओर ही थी। दोपहर की धूप में तपी हुई बालू पर चलते हुए गोरा ने रास्ते भर कोई बात नहीं की। अंत में पेड़ों की ओट से जब कुछ दूर पर कचहरी की छत दिखाई देने लगी, तब गोरा ने एकाएक रुक कर कहा, रमापति, तुम जाकर कुछ खा पी लो, मैं उसी नाई के घर जा रहा हूँ। रमापति बोला, आप नहीं खाएंगे? चटर्जी के यहाँ खा पी कर फिर जाइएगा। गोरा ने कहा, अपना कर्तव्य मैं करूँगा, तुम खा पी कर कलकत्ता लौट जाना। मुझे शायद यहीं घोषपुर गांव में कुछ दिन रहना होगा, तुमसे वह नहीं निभेगा। रमापति के रोंगटे खड़े हो गए। गोरा जैसा धर्मप्राण हिंदू किस मुंह से उन मलेच्छों के घर रहने की बात कह रहा है? वह सोच ही नहीं सका। गोरा ने क्या खाना पीना छोड़कर भूख हड़ताल करने की ठानी है? लेकिन तब सोचने का समय भी नहीं था। उसे एक एक पल एक एक युग जान पड़ रहा था। गोरा का साथ छोड़कर कलकत्ता भाग जाने के लिए उससे अधिक अनुरोध नहीं करना पड़ा। कुछ दूर से उसने घूम कर देखा। गोरा की लंबी देह अपनी छोटी सी छाया को लांघती हुई दोपहर की तीखी धूप में सुनसान गर्म रेती के पार अकेली बढ़ती जा रही है। गोरा भी भूख प्यास से बेचैन हो रहा था, पर उस पाजी अत्याचारी माधव चटर्जी का अन्न खाकर ही उसकी जाति बचेगी, इस बात को वह जितना ही सोचता उतना ही वह और असह्य हो जाती। उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई थीं, सिर तप रहा था, उसके मन में तीव्र विद्रोह जाग रहा था। वह सोच रहा था, पवित्रता को बाहर की चीज बनाकर भारत में हम कितना भयंकर अधर्म कर रहे हैं। जो आदमी जानबूझकर फसाद खड़ा करके इन मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, उसके घर में मेरी जाति बनी रहेगी, और जो उस जुल्म को सहता हुआ मुसलमान के बच्चे की रक्षा कर रहा है और समाज की निंदा सहने के लिए तैयार है, उसके घर में मेरी जाति चली जाएगी। जो होता हो, आचार विचार के भले बुरे की बात फिर सोचूंगा, अभी तो नहीं सोच सकता। गोरा को अकेला लौटते देखकर नाई को आश्चर्य हुआ। गोरा ने पहले तो आकर नाई का लोटा अपने हाथ से अच्छी तरह मांझ कर कुएं से पानी खींच कर पिया। फिर बोला, घर में कुछ दाल चावल हो तो दो, मैं रांध कर खाऊंगा। नाई ने हड़बड़ा कर सब सामान जुटा दिया। गोरा ने खाने से निबट कर कहा, मैं 2-4 दिन तुम्हारे पास रहूंगा। नाई ने डर कर हाथ जोड़ते हुए कहा, आप इस नीच के घर रहेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। पर देखिए, हम लोगों पर पुलिस की नज़र है, आपके रहने से न जाने क्या उपद्रव खड़ा हो जाए। गोरा ने कहा, मेरे यहाँ रहते पुलिस कोई उत्पात करने का साहस नहीं होगा, वह कुछ करेगी तो मैं रक्षा करूँगा। नाई ने कहा, दुहाई है आपकी, आप रक्षा करने की कोशिश करेंगे तब तो और भी कोई सहारा नहीं रहेगा। वे लोग सोचेंगे कि मैंने ही साठ गांठ करके आपको बुलाया है और उनके खिलाफ गवाह जुटा रहा हूँ। अब तक तो किसी तरह टिका हुआ था, फिर नहीं टिक सकूँगा। मुझे भी अगर यहाँ से उठ जाना पड़ा तब तो अनर्थ हो जाएगा। गोरा हमेशा से शहर में ही रहता आया है। नाई क्यों इतना डर रहा था, यह समझना कठिन था। वह यही चाहता था कि इंसाफ के लिए डटकर खड़े हो जाने से ही अन्याय का प्रतिकार होता है। उसकी कर्तव्य बुद्धि किसी तरह उस गरीब गांव को असहाय छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो रही थी। तब नाई ने उसके पैर पकड़कर कहा, देखिए, आप ब्राह्मण हैं, मेरे पुण्य बल से मेरे घर अतिथि बनकर आए हैं। आपको चले जाने के लिए कहता हूँ, इसी से मुझे पाप लगता है, लेकिन हम लोगों के प्रति आपके मन में जो दया है, यह जानकर ही कहता हूँ कि आप मेरे घर रहकर पुलिस के अत्याचार में कोई रुकावट डालेंगे तो मुझे ही और बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। नाई के इस डर को कायरता मानकर गोरा कुछ विरक्त होकर तीसरे पहर उसके घर से चल पड़ा। इस मलेच्छ के घर उसने भोजन किया है, यह सोचकर मन ही मन उसे बुरा भी लगने लगा। शरीर से थका हुआ, चित्त से विरक्त, वह सांझ को नीलकोठी की कचहरी जा पहुंचा। खा पी कर कलकत्ता रवाना हो जाने में रमापति ने जरा भी देर नहीं की थी, इसलिए वह वहाँ नहीं दिखाई दिया। माधव चटर्जी ने बड़ी आवभगत के साथ गोरा को भोजन के लिए निमंत्रित किया। गोरा ने आग बबूला होकर कहा, मैं आपके यहाँ का पानी भी नहीं पी सकता। माधव ने चौंक कर कारण पूछा तो गोरा ने उसे अत्याचारी और अन्यायी कहकर फटकार दिया और बैठने से भी इनकार किया। दारोगा तख्त पोष पर तकिए के सहारे बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। अब उठकर बैठते हुए उसने रुखाई से पूछा, कौन हो जी तुम, घर कहाँ है? गोरा ने उसकी बात का उत्तर देकर कहा, तो तुम ही दरोगा हो। घोषपुर गांव में जो तुमने जुल्म किया है, मैंने सब सुना है। अब भी अगर न संभले तो क्या फांसी दोगे? जरा इसका हौसला तो देखो।
मैं तो समझा था भीख मांगने आया है, यह तो लाल पीला होने लगा। अरे तिवारी, माधव ने घबरा कर दरोगा का हाथ दबाते हुए कहा। अरे क्या करते हैं, अच्छे घर का है, बेइज्जत ना करें। दरोगा ने गर्म होकर कहा, कहाँ का अच्छा घर, और वह जो मुंह में आया कह गया, वह क्या बेइज्जती नहीं है। माधव बोला, वह जो कहते हैं कुछ झूठ तो नहीं कहते, गुस्सा करने से क्या होगा। नील कोठी के साहबों की गुमास्तगिरी करके खाता हूँ, इससे आगे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और दादा, तुम गुस्सा मत करो, तुम पुलिस के दारोगा हो, तुम्हें यम का दूध कहना कुछ गाली थोड़े ही है। बाघ तो आदमी मार के खाएगा ही, कोई वैष्णव तो है नहीं, जानी हुई बात है, उसे खाना तो होगा ही, वह और क्या करेगा। माधव को बिना बात क्रोध प्रकट करते कभी किसी ने नहीं देखा। किससे कब कौन सा काम निकाला जा सकता है, या टेढ़े होने पर कौन क्या नुकसान पहुंचा सकता है, यह पहले से कौन जानता है। किसी का भी बुराई या अपमान वह अच्छी तरह हिसाब जांचने के बाद ही करता था। गुस्से में किसी पर हमला करके अपनी क्षमता को फजूल खर्च नहीं करता था। तब दारोगा ने गोरा से कहा, देखो जी, हम लोग यहाँ सरकारी काम करने आए हैं, इसमें टांग अड़ाने या गोलमाल करने से मुसीबत में पड़ जाओगे। गोरा बिना कुछ कहे मुड़कर बाहर चला गया। माधव जल्दी से उठकर उसके पीछे पीछे जाकर बोला, महाशय, आप जो कहते हैं सही है, हमारा काम ही कसाई का है, और यह जो साला दारोगा है, इसके साथ तो बैठने में भी पाप लगता है, लेकिन उसके द्वारा जो जो जुल्म करवाने पड़ते हैं मैं जवान पर भी नहीं ला सकता। और अधिक दिन नहीं है, 2-3 बरस और नौकरी करके लड़कियों को ब्याहने का संबल जुटाकर फिर स्त्री पुरुष दोनों काशीवास के लिए चल देंगे। मुझे खुद यह सब अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो मन होता है गले में फांसी डालकर मर जाऊं। खैर, अब आज रात आप कहाँ जाएंगे, यहीं आहार करके विश्राम कर लें। उस दारोगा साले की छाया भी आप पर नहीं पड़ेगी। आपके लिए सब अलग बंदोबस्त कर दूंगा। गोरा को साधारण लोगों से अधिक भूख लगती थी, और आज दिन भर उसे ठीक से खाने के लिए नहीं मिला था, लेकिन उसका सारा शरीर गुस्से से जल रहा था। वह किसी तरह वहाँ न रुक कर बोला, मुझे ज़रूरी काम है। माधव ने कहा, तो रुकिए, एक लालटेन साथ कर दूं। गोरा ने कोई जवाब नहीं दिया, तेजी से चला गया। माधव ने लौटकर दारोगा से कहा, दादा, यह आदमी जरूर सदर गया है, तुम अभी मजिस्ट्रेट के पास किसी को भेजो। दारोगा ने कहा, क्यों, किस लिए। माधव बोला, और कुछ नहीं, बस एक बार उनसे कह आए कि एक भद्रजन न जाने कहाँ से आकर गवाहों को तोड़ने की कोशिश करता हुआ घूम रहा है। भाग 27। मजिस्ट्रेट ब्राउनलो साहब शाम को नदी के किनारे की सड़क पर टहल रहे थे। हरान बाबू उनके साथ थे। कुछ दूर पर गाड़ी में उनकी मेम परेश बाबू की लड़कियों के साथ हवाखोरी कर रही थी। ब्राउनलो साहब बीच बीच में बंगाली सभ्य समाज के लोगों को अपने घर गार्डन पार्टियों में निमंत्रित करते रहते थे। जिले के एंट्रेंस स्कूल के पुरस्कार वितरण के समय सभापतित्व भी वही करते थे। संपन्न घरों में विवाह आदि शुभ कर्मों के समय आमंत्रित किए जाने पर वह अनुग्रहपूर्वक उसे स्वीकार कर लेते थे। यहाँ तक कि यात्रा अभिनय की मजलिस में निमंत्रित होने पर वह एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठे बैठे थोड़ी देर तक धैर्यपूर्वक गान सुनने का प्रयत्न भी करते थे। उनकी अदालत के सरकारी वकील के घर पिछले दशहरे की झांकियों में जो लड़के फिश्ती और महतरानी बने थे, उनका अभिनय मजिस्ट्रेट साहब ने विशेष पसंद किया था, और उनकी फरमाइश पर झांकियों के इस अंश को कई बार दोहराया था। इनकी पत्नी मिशनरी की लड़की थी, इसलिए उनके घर जब तक मिशनरी औरतों की चाय पान की सभा जुटती रहती थी। जिले में उन्होंने लड़कियों का स्कूल स्थापित किया था, और इसके लिए बराबर कोशिश रहती थी कि उस स्कूल में छात्राओं का अभाव न हो। परेश बाबू की घर की लड़कियों में पढ़ाई की विशेष चर्चा होती देखकर वह बराबर उनका उत्साह बढ़ाती रहती थी। दूर रहने पर भी बीच बीच में चिट्ठी पत्री देती रहती, और क्रिसमस के समय उन्हें धर्म ग्रंथ उपहार भेजती। मेला लग गया था। उसके लिए हरान बाबू सुधीर और विनय को साथ लेकर वरदा सुंदरी और उनकी सभी लड़कियां आई थीं। उन सबको सरकारी इंस्पेक्शन बंगले में ठहराया गया था। परेश बाबू को यह सब गोलमाल पसंद नहीं था, इसलिए वह अकेले कलकत्ता में रह गए थे। सुचरिता ने उनका साथ देने के लिए वहीं रह जाने की बहुत कोशिश की थी, पर परेश बाबू ने मजिस्ट्रेट के निमंत्रण के संबंध में कर्तव्य का विशेष उपदेश देकर सुचरिता को भेज दिया था। यह तय हुआ था कि 2 दिन बाद मजिस्ट्रेट के घर पर डिनर के बाद
इवनिंग पार्टी में कमिश्नर साहब और उनकी पत्नी सहित छोटे लाट साहब के सम्मुख परेश बाबू की लड़कियों का अभिनय और काव्य आवृत्ति आदि होगा। उसके लिए मजिस्ट्रेट ने अनेक अंग्रेज बंधुओं को जिले और कलकत्ता तक से बुलाया था। कुछ गिने चुने बंगाली भद्रजनों के आने का भी प्रबंध किया गया था। उनके लिए बगीचे में एक अलग तंबू में ब्राह्मण रसोइये द्वारा जलपान तैयार कराने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा सुना गया था। हरान बाबू ने थोड़े समय में ही अपनी वाक्पटुता से मजिस्ट्रेट साहब को संतुष्ट कर लिया था। क्रिस्तान धर्मशास्त्र के विषय में हरान बाबू की असाधारण जानकारी देखकर साहब आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने हरान बाबू से यहाँ तक पूछ लिया था कि क्रिस्तान धर्म स्वीकार करने में ही वह क्यों चूक गए। आज शाम को नदी के किनारे की शहर में वह हरान बाबू के साथ ब्राह्मण समाज की कार्यप्रणाली और हिंदू समाज के सुधार के संबंध में गंभीर चर्चा कर रहे थे। इसी समय गोरा गुड इवनिंग सर कहता हुआ उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ। उससे पहले भी मजिस्ट्रेट साहब से मुलाकात की कोशिश करने पर उसकी समझ में आ गया था कि साहब की देहरी पार करने से पहले उनके प्यादे को महसूल देना होता है। यह दंड और अपमान स्वीकार न करने का निश्चय करके वह आज साहब की हवाखोरी के समय उनके सामने उपस्थित हुआ है। इस मुलाकात के समय हरान बाबू अथवा गोरा की ओर से परिचय का कोई लक्षण नहीं देखा गया। आगंतुक को देखकर साहब कुछ विस्मित हो गए। ऐसा 6 फुट से अधिक ऊंचा लंबा तंगड़ा जवान उन्होंने बंगाल में उससे पहले कभी देखा हो ऐसा उन्हें याद नहीं पड़ा। उसका रंग भी साधारण बंगालियों जैसा नहीं था। शरीर पर खाकी रंग का कुर्ता, मैली मोटी धोती, हाथ में बांस की लाठी, चादर सिर पर पगड़ी की तरह बंधी हुई थी। गोरा ने मजिस्ट्रेट से कहा, मैं घोसपुर गांव से आया हूँ। मजिस्ट्रेट साहब ने विस्मय की हल्की सी सीटी दी। घोसपुर के मामले में कोई गैर आदमी टांग अड़ा रहा है, इसकी सूचना उन्हें एक दिन पहले ही मिली थी। तब यह वही आदमी है। गोरा को सिर से पैर तक एक तीखी नज़र से देखकर उन्होंने पूछा, तुम कौन जात हो? गोरा बोला, बंगाली ब्राह्मण हूँ। साहब बोले, ओह, किसी अखबार से संबंध है शायद? गोरा ने कहा, नहीं। मजिस्ट्रेट बोले, तुम घोसपुर में क्या करने आए? गोरा ने कहा, घूमता हुआ वहाँ ठहरा था। पुलिस की ज्यादती से गांव की दुर्गति होती हुई देखकर और नए उपद्रव की संभावना जानकर उसे रोकने के लिए आपके पास आया हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा, घोसपुर गांव के लोग बड़े बदमाश हैं, यह तुम्हें मालूम है? वे बदमाश नहीं हैं, गोरा बोला, निर्भीक और आज़ाद तबीयत हैं, जुल्म चुपचाप नहीं सह सकते। मजिस्ट्रेट बिगड़ उठे। मन ही मन सोचा, नए बंगाली इतिहास की पुस्तकें पढ़कर बहुत बातें सीख गए हैं। इन सफरेवल, गोरा को डपट कर बोले, यहाँ की हालत का तुम्हें कुछ पता नहीं है। गोरा ने मेघ जैसे गंभीर स्वर में जवाब दिया, यहाँ की हालत का आपको और भी कम पता है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार किए देता हूँ, घोसपुर के मामले में कोई दखल दोगे तो सस्ते नहीं छूटोगे। गोरा ने कहा, आपने जब तय कर ही लिया है कि अत्याचार को रोकने की कार्यवाही नहीं करेंगे और गांव के लोगों के बारे में भी आपने पहले से धारणा बना ली है, तब मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि गांव के लोगों को खुद पुलिस के मुकाबले में खड़े होने के लिए बढ़ावा दूं। मजिस्ट्रेट चलते चलते रुक गए और बिजली की तरह गोरा की ओर पलट कर गरज उठे, क्या तुम्हारी इतनी मजाल? गोरा और कुछ कहे बिना धीरे धीरे चला गया। मजिस्ट्रेट बोले, हरान बाबू, आपके देश के लोगों में ये सब कैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं? हरान बाबू ने कहा, पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं होती, विशेषकर देश में आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा होती ही नहीं, इसलिए ये सब बातें होती हैं। अंग्रेजी विद्या का जो उत्तम अंश है वह ग्रहण करने का अधिकार इन लोगों का नहीं है। भारत में अंग्रेजों का राज ईश्वर का ही विधान है। ये अकृतज्ञ लोग अब भी इसे स्वीकार करना नहीं चाहते। इसका एकमात्र कारण यही है, इन लोगों ने केवल किताबें रट ली हैं, इनका धर्मबोध बिल्कुल अधूरा है। मजिस्ट्रेट बोले, क्राइस्ट को स्वीकार किए बिना भारत का धर्मबोध कभी पूरा नहीं हो सकता। हरान बाबू ने कहा, यह एक तरह से सच ही है। यूं कहते हुए हरान बाबू ने ईसा को स्वीकार करने के बारे में एक ईसाई में और हरान बाबू में कहाँ तक एक मत है और कहाँ मतभेद, इसके सूक्ष्म विवेचन में मजिस्ट्रेट को इतना उलझा दिया कि मेम साहब जब परेश बाबू की लड़कियों को डाक बंगले पहुंचाकर लौट आईं और पति से बोलीं, हैरी, अब वापस चलना चाहिए,
तब उन्होंने चौंक कर घड़ी निकाल कर देखते हुए कहा, माय गॉड, यह तो 8:20 हो गए। गाड़ी पर सवार होते समय हरान बाबू से हाथ मिलाकर विदा लेते हुए उन्होंने कहा, आपके साथ बातचीत में सांझ बहुत अच्छी कट गई। डाक बंगले पर लौटकर हरान बाबू ने मजिस्ट्रेट के साथ अपनी बातचीत विस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन गोरा के साथ मुलाकात होने का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। भाग 28। किसी अपराध के लिए पेशी किए बिना सिर्फ गांव को सबक सिखाने के 47 आदमियों को हवालात में बंद कर दिया गया था। मजिस्ट्रेट से भेंट होने के बाद गोरा वकील की खोज में निकला। किसी से उसने सुना था कि 7 कौड़ी हालदार यहाँ के एक नामी वकील हैं। 7 कौड़ी के घर पहुँचते ही वकील साहब कह उठे, अरे यह तो गोरा है, तुम यहाँ कहाँ? गोरा ने जो अनुमान किया था ठीक ही था। 7 कौड़ी उसका सहपाठी था। गोरा ने कहा, घोषपुर के आसामियों को जमानत पर छुड़ाकर उनकी पैरवी करनी होगी। 7 कौड़ी ने कहा, जमानत कौन देगा? गोरा बोला, मैं दूंगा। 7 कौड़ी ने कहा, 47 आदमियों की जमानत देना तुम्हारे बूते का है? गोरा ने कहा, मुख्तियार लोग अगर मिलकर जमानत दें तो उनकी फीस मैं दूंगा। 7 कौड़ी ने कहा, उसमें भी कुछ कम खर्च नहीं होगा। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के इजलास में जमानत की दरख्वास्त दी गई। मजिस्ट्रेट ने कल के मैले कपड़े और पगड़ी वाले दबंग आदमी की ओर एक नज़र डाली और दरख्वास्त नामंजूर कर दी। 14 वर्ष के लड़के से लेकर 80 वर्ष के बूढ़े तक हवालात में सड़ने के लिए छोड़ दिए गए। गोरा ने 7 कौड़ी से उनकी ओर से लड़ने का अनुरोध किया। 7 कौड़ी ने कहा, गवाह कहाँ मिलेंगे? जो गवाह हो सकते वही सब तो आसामी हैं। इनके अलावा साहब को मारने के लिए इस समय की जांच के मारे सारे इनके अलावा साहब को मारने के इस मामले की जांच के मारे सारे इलाके के लोगों की नाक में दम है। मजिस्ट्रेट समझता है कि भीतर ही भीतर इसमें भद्र लोगों का भी हाथ है। शायद मुझ पर भी संदेह करता हो, कौन जाने। अंग्रेजी अखबार बराबर लिख रहे हैं कि देशी लोगों के हौसले इतने बढ़ जाएंगे तो आरक्षित असहाय अंग्रेजों का मुफस्सिल में रहना मुश्किल हो जाएगा। इधर तो ऐसी हालत हो गई है कि देशी लोग देश में टिक नहीं पाते हैं। मैं जानता हूँ कि ज्यादती हो रही है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। गोरा ने गरज कर कहा, उपाय क्यों नहीं है? 7 कौड़ी ने हंसकर कहा, तुम स्कूल में जैसे थे अब तक ठीक वैसे के वैसे ही रहे। उपाय इसलिए नहीं है कि हम लोगों के घर में बीवी बच्चे हैं। रोज़ कमाकर ना लाएं तो कई लोगों को उपवास करना पड़ जाए। दूसरे का बोझ अपने ऊपर लेने वाले लोग दुनिया में कम ही होते हैं, और उस देश में तो और भी कम, जिसमें कुनबा भी ऐसा छोटा नहीं होता। जिसके घर में 10 खाने वाले हैं वह उन 10 को छोड़कर दूसरे 10 आदमियों की ओर देखने का मौका कहाँ मिलेगा? गोरा ने कहा, तो तुम इन लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे? हाई कोर्ट के सामने अगर 7 कौड़ी ने अधीर होकर कहा, अरे तुम यह नहीं देखते कि एक अंग्रेज जख्मी हुआ है। हर अंग्रेज राजा है। छोटे अंग्रेज को मारना भी छोटे किस्म का राज विद्रोह ही है, जिसका कोई फल नहीं निकलने वाला है। उसके लिए बेकार दौड़ धूप करके खाम खा मजिस्ट्रेट से भी बिगाड़ूं, यह मुझसे नहीं होगा। गोरा ने तय किया कि अगले दिन 10:30 बजे की गाड़ी से कलकत्ता जाकर वह देखेगा कि वहाँ के किसी वकील की मदद से कुछ हो सकता है या नहीं। लेकिन इसी समय एक और रुकावट आ खड़ी हुई। यहाँ के मेले के सिलसिले में कलकत्ता के विद्यार्थियों के एक टीम के साथ स्थानीय विद्यार्थियों का क्रिकेट मैच तय हुआ था। अभ्यास के लिए कलकत्ता के लड़के आपस में खेल रहे थे कि गेंद से एक लड़के के पैर में गहरी चोट लग गई। मैदान से लगा हुआ एक बड़ा पोखर था। जख्मी लड़के को किनारे पर लिटाकर उसके 2 साथी कपड़ा फाड़कर पानी में भिगोकर उसके पैर में पट्टी बांध रहे थे कि सहसा कहीं से एक पहरेदार ने आकर एक छात्र को जोर से धक्का देकर भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। पोखर का पानी पीने के लिए था, उसमें उतरना मना था। यह कलकत्ता के विद्यार्थी नहीं जानते थे। जानते भी तो अचानक ऐसा अपमान सहने का उन्हें अभ्यास नहीं था। उनके बदन भी गठे हुए थे। उन्होंने अपमान का विरोध किया। यह देखकर 4-5 सिपाही दौड़े हुए आ गए। ठीक इसी समय गोरा भी वहाँ से गुजरा। छात्र गोरा को पहचानते थे। गोरा उनके साथ कई बार क्रिकेट खेल चुका था। जब गोरा ने देखा कि विद्यार्थियों को पकड़कर मारते मारते ले जाया जा रहा है, तब वह नहीं सह सका। बोला, खबरदार, मारा तो। पहरेदार उनके साथियों ने उसे भी भद्दी गाली दी। इस पर गोरा ने घूंसे और लातें जमाकर ऐसा मामला खड़ा कर दिया कि भीड़ लग गई। इधर देखते देखते विद्यार्थियों का दल भी इकट्ठा हो गया।
गोरा के उत्साह से शह पाकर वे भी पुलिस पर टूट पड़े। पहरेदार और उसके साथी मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। राह चलते लोगों को सारी घटना में बड़ा मजा आया, लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं कि यह तमाशा गोरा के लिए तमाशा ना रहा। 3-4 बजे जब डाक बंगले में विनय, हारान बाबू और लड़कियां रिहर्सल कर रही थीं, विनय के परिचित 2 छात्रों ने आकर खबर दी कि गोरा और अन्य कुछ विद्यार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। अगले दिन पहले इजलास में ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने उनकी पेशी होगी। गोरा हवालात में, खबर सुनकर हारान बाबू को छोड़ सब लोग चौंक उठे। विनय दौड़ा हुआ पहले अपने सहपाठी हालदार के पास गया। उसे सारी बात सुनाकर उसे साथ लेकर हवालात पहुंचा। 7 कौड़ी ने गोरा की ओर से पैरवी करने और उसे जमानत पर छुड़ाने की कोशिश का प्रस्ताव किया तो गोरा ने कहा, नहीं, मैं वकील भी नहीं करूँगा और मुझे जमानत पर छुड़ाने की कोशिश भी मत करना। यह भी कोई बात है? 7 कौड़ी ने विनय की ओर मुड़कर कहा, देखो इसको, कौन कहेगा कि गोरा स्कूल से निकल आया है? इसकी अक्ल अभी ठीक वैसी ही है। गोरा ने कहा, संयोग से मेरे पास साधन है, दोस्त हैं, इसीलिए मैं हवाला हथकड़ी से बच जाऊँ, यह मैं नहीं चाहता। हमारे देश की जो धर्म नीति है उसके अनुसार न्याय की जिम्मेदारी राजा की है। प्रजा के साथ अन्याय हो यह राजा का ही अधर्म है, लेकिन उस राज में अगर वकील की फीस न जुटा सकने पर प्रजा को हवालात में सड़ना या जेल में मरना पड़े, सिर पर राजा रहते भी पैसा देकर इंसाफ खरीदने की कोशिश में लुट जाना पड़े, तो ऐसे अन्याय के लिए मैं एक धेला भी खर्च करना नहीं चाहता। 7 कौड़ी ने कहा, लेकिन काजी के राज में तो घूस देने के लिए ही सिर बेचना पड़ता था। गोरा ने कहा, लेकिन घूस देना राजा का विधान तो नहीं था। जो काजी बुरा होता था वह घूस लेता था। आजकल भी वही हाल है, लेकिन आजकल राजा के सामने इंसाफ के लिए दौड़ने पर चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी, चाहे दोषी हो चाहे निर्दोष, प्रजा को रोना ही पड़ता है। जो गरीब है, इंसाफ की लड़ाई में उसके लिए हार जीत दोनों में ही सर्वनाश है। फिर जहाँ राजावादी है और हम लोग जैसे प्रतिवादी, वहाँ उनकी ओर से ही वकील बैरिस्टर हैं, और मैं अगर जुटा सकूँ तो ठीक है, नहीं तो मेरा भाग्य। इंसाफ के लिए अगर वकील की ज़रूरत नहीं है तो फिर सरकारी वकील, और अगर ज़रूरत है तो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों वकील स्वयं खोजने की लाचारी हो? यह क्या प्रजा के साथ वैर है? यह कैसा राजधर्म है? 7 कौड़ी ने कहा, भाई बिगड़ते क्यों हो? सभ्यता सस्ती चीज़ तो नहीं है। इंसाफ में बारीकी के लिए कानून में भी बारीकी ज़रूरी है। कानून में बारीकी होने पर पेशेवर कानूनदां के बिना काम नहीं चलता। पेशे की बात आते ही खरीद फरोख्त की बात आ जाती है। इसलिए सभ्यता की अदालत में इंसाफ अपने लिए दुकानदारी हो जाती है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके ठगे जाने की संभावना रहती ही है। तुम राजा होते तो क्या करते भला? गोरा बोला, अगर ऐसा कानून बनाता, 1000-1500 रुपया वेतन पाने वाले जज की अक्ल के लिए भी उससे पार पाना संभव ना होता, तो अब आगे वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों के लिए सरकारी खर्च पर वकील नियुक्त करता। इंसाफ ठीक होने पर खर्चा प्रजा के मत्थे मढ़कर अपनी न्याय व्यवस्था पर गर्व करता हुआ मुगल पठान राजाओं को गालियां ना देता। 7 कौड़ी ने कहा, ठीक है, लेकिन वह शुभ दिन जब नहीं आया, तुम जब राजा नहीं हो, आज जब तुम सभ्य राजा की अदालत में पेश हो, तब तुम्हें या तो अपनी जेब से पैसा खर्च करना होगा या किसी दोस्त वकील की शरण लेनी होगी, नहीं तो और तरह तो मुसीबत टलती नहीं। गोरा ने हट करके कहा, कोई कोशिश न करने से जो सिर पर आएगी वही मेरे सिर पर आए। इस राज्य में बिल्कुल असहाय की जो गति होगी वही मेरी हो। विनय ने बड़ी मिन्नतें की, लेकिन गोरा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने विनय से पूछा, तुम अचानक यहाँ कैसे आ पहुँचे? विनय का चेहरा जरा तमक उठा। आज गोरा हवालात में ना होता तो विनय शायद कुछ विद्रोह के स्वर में ही अपने वहाँ होने का कारण बता देता, लेकिन आज साफ बात उसके मुंह पर नहीं आई। वह बोला, मेरी बात फिर होगी, अभी तो तुम्हारी। गोरा ने कहा, मैं तो आज सरकारी मेहमान हूँ, मेरी चिंता तो सरकार स्वयं कर रही है, तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विनय जानता था कि गोरा को डिगाना संभव नहीं, इसीलिए वकील करने की कोशिश उसने छोड़ दी। बोला, तुम यहाँ का तो खा नहीं सकोगे, बाहर से कुछ खाना भेजने की व्यवस्था कर दूँ? गोरा ने अधीर होकर कहा, विनय, क्यों तुम बेकार दौड़ धूप करते हो? बाहर से मुझे कुछ नहीं चाहिए। हवालात में सबके भाग्य में जो आता है उससे अधिक मैं कुछ नहीं चाहता।
विनय लाचार होकर डाक बंगले पर लौट आया। सुचरिता रास्ते की ओर के एक सोने के कमरे में दरवाज़ा बंद करके खिड़की खोले विनय के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। किसी तरह भी दूसरों का साथ या उनकी बातचीत उसे सहन नहीं हो रही थी। सुचरिता ने जब देखा कि विनय उदास और चिंतित चेहरा लिए हुए डाक बंगले की ओर जा रहा है, तब अनेक आशंकाएं उसके हृदय में उठने लगी। वह मुश्किल से अपने को शांत करके किताब हाथ में लेकर कमरे में आई। ललिता को सिलाई का काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज वह एक कोने में चुपचाप बैठी सिलाई कर रही थी। लावण्य सुधीर के साथ अंग्रेजी शब्द बनाने का खेल खेल रही थी। लीला दर्शक बनी बैठी थी। हरान बाबू वरदा सुंदरी के साथ कल के उत्सव की बातचीत कर रहे थे। विनय ने आज सवेरे पुलिस के साथ गोरा के झगड़े का सारा इतिहास ब्यौरेवार सुना दिया। सुचरिता स्तब्ध बैठी रही। ललिता की गोद से सिलाई नीचे गिर गई और उसका मुंह लाल हो उठा। वरदा सुंदरी ने कहा, आप चिंता न कीजिए विनय बाबू, आज शाम को ही मजिस्ट्रेट साहब की मेम से मैं गौर बाबू के लिए कहूँगी। सुधीर ने कहा, उसके डिफेंस के लिए तो कोई बंदोबस्त करना होगा। जमानत पर छुड़ाने और वकील नियुक्त करने के संबंध में गोरा ने जो आपत्तियां की थीं, विनय ने सब बता दी। सुनकर हरान बाबू चिढ़कर बोले, यह सब बेकार की हेकड़ी है। हरान बाबू के प्रति ललिता के मन का भाव जो भी रहा हो, अब तक वह उनका सम्मान करती आई थी और कभी उनके साथ बहस में नहीं पड़ी थी। अब जोर से सिर झटक कर बोल उठी, बिल्कुल बेकार नहीं है। गौरमोहन बाबू ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। मजिस्ट्रेट सिर्फ हमको दबाता रहेगा और हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। उसकी मोटी तनख्वाह जुटाने के लिए टैक्स भी भरना होगा और फिर उसी से जान छुड़ाने के लिए गार्ड से वकील की फीस भी देनी होगी। ऐसा इंसाफ पाने से जेल जाना अच्छा है। हरान बाबू ललिता को बच्चा ही समझते आए थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी ओर से कोई राय हो सकती है, कि उसकी भी कोई राय हो सकती है। उसी ललिता के मुंह से तीखी बात सुनकर वह हक्के बक्के हो गए। फिर उसे डांटते हुए बोले, तुम ये सब बातें क्या समझो? जो 2-4 किताबें रट करके कॉलेज पास कर आए हैं, जिनका न धर्म है न धारणा, उनके मुंह से गैर जिम्मेदार पागलपन की बकवास सुनकर तुम्हारा सिर फिर गया है। यह कहकर उन्होंने कल शाम को मजिस्ट्रेट के साथ गोरा की मुलाकात की खबर और उसके बारे में मजिस्ट्रेट की उनसे जो बातचीत हुई थी उसका ब्यौरा सुना दिया। घोषपुर गांव का मामला विनय को मालूम न था। यह बात सुनकर वह शंकित हो उठा। उसने समझ लिया कि मजिस्ट्रेट गोरा को सहज ही ना छोड़ेंगे। हरान बाबू ने जिस मतलब से बात सुनाई थी उससे ठीक उल्टा असर हुआ। उन्होंने गोरा को देखने की बात जो अब तक छिपा रखी थी, इससे जो नीचता झलकती थी, वह सुचरिता को चुभ गई। उनकी प्रत्येक बात से गोरा के प्रति जो व्यक्तिगत ईर्ष्या टपकती थी। गोरा की इस मुसीबत के समय उसके कारण सभी को उनके प्रति एक अश्रद्धा हुई। सुचरिता अब तक चुप ही थी। कुछ कहने को उसका मन छटपटा रहा था, किंतु अपने को रोक कर वह किताब खोलकर कांपते हाथों से उसके पन्ने उलटने लगी। ललिता ने उद्धत भाव से कहा, हरान बाबू की राय मजिस्ट्रेट की राय से चाहे जितनी मिलती हो, घोषपुर के मामले में गौरमोहन बाबू की बड़ाई ही सिद्ध होती है। भाग 29। आज छोटे लाट साहब पधारेंगे, इसलिए मजिस्ट्रेट साहब ठीक 10:30 बजे अदालत पहुंच गए, जिससे दिन का काम जल्दी निपटा लें। कॉलेज के लड़कों की ओर से पैरवी करते हुए 7 कौड़ी बाबू ने अपने दोस्त को भी बचाने की कोशिश की। मामले का रुख देखकर उन्होंने समझा दिया था कि यहाँ अपराध स्वीकार करना ही फायदेमंद होगा। लड़के मनचले होते ही हैं, वे अभी निर्बोध हैं इत्यादि दलीलें देकर उन्होंने उनकी ओर से क्षमा प्रार्थना की। मजिस्ट्रेट ने विद्यार्थियों को जेल ले जाकर प्रत्येक की उम्र और उसके अपराध के अनुसार 5 से लेकर 25 तक बेंत लगाने की सजा सुना दी। गोरा का कोई वकील नहीं था। अपनी पैरवी खुद करते हुए पुलिस के अत्याचार के बारे में उसके कुछ कहने की कोशिश करते ही मजिस्ट्रेट ने तिरस्कार पूर्वक उसे रोक दिया और पुलिस के काम में बाधा देने के अपराध में उसे 1 माह के कठिन कारावास की सजा सुनाते हुए यह भी कहा कि इतनी हल्की सजा देकर वह विशेष दया दिखा रहे हैं। सुधीर और विनय अदालत में उपस्थित थे। विनय गोरा के मुंह की ओर नहीं देख सका। उसका मानो दम घुटने लगा। वह जल्दी से कचहरी से बाहर निकल आया। सुधीर ने उससे डाक बंगले पर लौट कर स्नान भोजन करने का अनुरोध किया, पर वह उसे अनसुना करके मैदान पार करते करते राह में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सुधीर से बोला, तुम डाक बंगले लौट जाओ, मैं बाद में आऊँगा।
सुधीर चला गया। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। विनय को इसका होश न रहा। सूर्य शिखर तक पहुंचकर पश्चिम की ओर उतरने लगा था। तब एक गाड़ी ठीक उसके सामने आकर रुकी। विनय ने चेहरा उठाकर देखा। सुधीर और सुचरिता गाड़ी से उतरकर उसकी ओर आ रहे थे। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। सुचरिता ने पास आकर स्नेह भरे स्वर से कहा, विनय बाबू चलिए। विनय को लगा हुए राह चलते लोगों के कौतूहल का विषय बन गए हैं। वह जल्दी से गाड़ी पर सवार हो गया। सारे रास्ते कोई कुछ बात नहीं कर सका। डाक बंगले पर पहुंचकर विनय ने देखा वहाँ लड़ाई चल रही है। ललिता इस बात पर अड़ गई थी कि वह किसी तरह मजिस्ट्रेट के घर नहीं जाएगी। वरदा सुंदरी बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। हरान बाबू ललिता के इस बेमतलब विद्रोह से क्रोध से पागल हो रहे थे। वह बार बार कहे जा रहे थे, आजकल के लड़के लड़कियों को न जाने क्यों ऐसे बिगड़ रहे हैं। कोई डिसिप्लिन ही नहीं मानना चाहता। ऐसे गहरे लोगों की संगत में फजूल बातचीत करते रहने का ही यह फल है। विनय के आते ही ललिता ने कहा, विनय बाबू मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने भारी अपराध किया है। आपने तब जो कहा था मैं कुछ समझ नहीं सकी थी। हम लोग बाहर की हालत बिल्कुल नहीं जानती, तभी ऐसा उल्टा समझ लेती हैं। पानू बाबू कहते हैं कि भारत में मजिस्ट्रेट का यह शासन विधाता का विधान है। ऐसा है तो फिर इस शासन को तन मन वचन से श्राप देने की इच्छा जगाना भी उसी विधाता का ही विधान है। हरान बाबू बिगड़ कर कहने लगे, ललिता तुम? ललिता ने हरान बाबू की पीठ करके खड़े होते हुए कहा, चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। विनय बाबू किसी की मत सुनिएगा। आज नाटक किसी तरह नहीं हो सकेगा। वरदा सुंदरी ने जल्दी से ललिता की बात काटते हुए कहा, ललिता तू तो बड़ी अजब लड़की है। विनय बाबू को आज नहाने खाने नहीं देगी। 1:30 बज गया है। इसकी भी खबर है? देख तो उनका चेहरा कैसा सूख रहा है। विनय ने कहा, यहाँ हम लोग उसी मजिस्ट्रेट के मेहमान हैं। इस घर में मेरा स्नान भोजन अब नहीं हो सकेगा। वरदा सुंदरी ने विनय को समझाने की बड़ी कोशिश की, मिन्नतें भी की। लड़कियों को चुप देखकर उन्होंने बिगड़ कर कहा, तुम सबको हुआ क्या है? सुची तुम ही विनय को जरा समझाओ ना। हम लोगों ने वादा किया है, इतने लोग बुलाए गए हैं, आज तो किसी तरह निभाना ही होगा, नहीं तो वे लोग क्या सोचेंगे भला, फिर उनके सामने मुंह नहीं दिखा सकेंगे। सुचरिता चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। नदी दूर नहीं था। विनय स्टीमर घाट की ओर चला गया। स्टीमर लगभग 2 घंटे बाद ही छूटेगा। कल 8 बजे कलकत्ता पहुंच जाएगा। हरान बाबू चिढ़कर विनय और गोरा की निंदा करने लगे। सुचरिता ने जल्दी से कुर्सी से उठकर साथ के कमरे में जाकर किवाड़ बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद ही ललिता ने किवाड़ ठेलकर कमरे में प्रवेश किया तो देखा सुचरिता दोनों हाथों से मुंह ढके बिस्तर पर पड़ी है। ललिता ने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और सुचरिता के पास बैठकर धीरे धीरे उसके सिर के बालों को उंगलियों से सहलाने लगी। बहुत देर बाद जब सुचरिता शांत हुई तब जबरदस्ती उसके हाथ चेहरे के सामने से हटाकर ललिता उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहने लगी, दीदी चलो हम लोग यहाँ से कलकत्ता लौट चलें, आज मजिस्ट्रेट के यहाँ तो नहीं जा सकते। बहुत देर तक सुचरिता ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। ललिता बार बार कहने लगी। तब वह बिस्तर पर उठ बैठी और बोली, वह कैसे हो सकता है भाई? मेरी तो आने की एक बार भी इच्छा नहीं थी। बाबा ने जब भेज दिया है तब जिस काम के लिए आई हूँ वह पूरा किए बिना कैसे लौट सकती हूँ? ललिता ने कहा, बाबा ये सब बातें थोड़े ही जानते थे। जानते तो हमें कभी यहाँ रुकने के लिए ना कहते। सुचरिता ने कहा, यह मैं कैसे जानूँ भाई? दीदी तू जा सकेगी? कैसे जाएगी भला? फिर उस पर बन समरकर स्टेज पर खड़े होकर कविता पढ़नी होगी। मेरी तो जबान कट जाए तब भी बात नहीं निकलेगी। सुचरिता ने कहा, वह तो जानती हूँ बहन, लेकिन नरक यातना भी सहनी ही होती है। अब तो और कोई उपाय नहीं है। आज का दिन जीवन भर नहीं भूल सकूंगी। सुचरिता की इस बेचारगी पर बिगड़कर ललिता बाहर निकल गई। जाकर माँ से बोली, माँ तुम जा नहीं रही? वरदा सुंदरी ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गई? रात को 9 बजे के बाद जाना है। ललिता ने कहा, मैं कलकत्ता जाने की बात कह रही हूँ। वरदा सुंदरी, जरा इस लड़की की बात तो सुनो। ललिता ने सुधीर से पूछा, सुधीर तो तुम भी यहीं रहोगे? गोरा की सजा से सुधीर का मन बेचैन जरूर था, लेकिन बड़े बड़े साहबों के सामने अपनी विद्या दिखाने का लालच छोड़ देना उसके बस की बात नहीं थी। उसने कुछ अस्पष्ट गुनगुना दिया, जिससे यही समझ में आया कि उसे संकोच तो है पर वह रहेगा नहीं। वरदा सुंदरी ने कहा, गड़बड़ी में इतनी देर हो गई और देर करने से नहीं चलेगा।
अब 5:30 तक बिस्तर से कोई नहीं उठ सकेगा, सबको आराम करना होगा, नहीं तो रात को थकान से मुंह सूख जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। यूँ कह कह कर उन्होंने जबरदस्ती सबको सोने के कमरों में ले जाकर लिटा दिया। सभी सो गए, केवल सुचरिता को नींद न आई और दूसरी ललिता भी अपने बिस्तर पर बैठी रही। रह रह कर स्टीमर की सीटी सुनाई देने लगी। स्टीमर जब छूटने ही वाला था और खलासी सीढ़ी उठाने की तैयारी कर रहे थे, तब डेक पर से विनय ने देखा एक भद्र महिला तेजी से जहाज की ओर आ रही है। उनकी वेशभूषा विनय को ललिता जैसी ही जान पड़ी, लेकिन अचानक वह ऐसा विश्वास नहीं कर सका। अंत में ललिता के निकट आ जाने पर जब संदेह नहीं रहा, तब एक बार उसने सोचा कि ललिता शायद उसे लौटा ले जाने के लिए आई हो, लेकिन ललिता ही तो मजिस्ट्रेट का निमंत्रण मानने के विरुद्ध खड़ी हुई थी। ललिता स्टीमर पर सवार हो गई। खलासियों ने सीढ़ी उठा ली। शंकित सा विनय ऊपर डेक से नीचे उतरकर ललिता के सामने आ खड़ा हुआ। ललिता बोली, मुझे ऊपर ले चलिए। विनय ने विस्मित होकर कहा, जहाज तो छूट रहा है। ललिता बोली, मैं जानती हूँ, और विनय की प्रतीक्षा न करके सामने की सीढ़ी से ऊपर चली गई। स्टीमर सीटियाँ देता हुआ चल पड़ा। ललिता को पहले दर्जे की डेक की आराम कुर्सी पर बैठाकर विनय चुपचाप प्रश्न भरी आंखों से उसके चेहरे की ओर देखने लगा। ललिता ने कहा, मैं कलकत्ता जाऊंगी, मुझसे किसी तरह नहीं रहा गया। विनय ने पूछा, और वे सब? ललिता ने कहा, अभी तक तो किसी को मालूम नहीं है, मैं चिट्ठी रख कर आई हूँ, पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। ललिता के इस दुस्साहस से विनय हैरान हो गया। सकुचाता हुआ कहने को हुआ, किंतु ललिता ने जल्दी से उसे टोकते हुए कहा, जहाज तो छूट गया, अब किंतु परंतु को लेकर क्या होगा? लड़की होकर जन्मी हूँ, इसीलिए चुपचाप सब सह लेना होगा, ऐसा मैं नहीं मानती। हमारे लिए भी न्याय अन्याय और संभव असंभव होता है। आज के न्योते में अभिनय करने जाने से आत्महत्या कर लेना मेरे लिए कहीं ज़्यादा आसान है। विनय ने समझ लिया कि जो होना था हो गया। अब इस काम की अच्छाई बुराई सोचकर मन को सताने से कोई लाभ नहीं है। कुछ देर चुप रहकर ललिता ने कहा, देखिए, आपके बंधु गौरमोहन बाबू के प्रति मैंने मन ही मन बड़ा अन्याय किया है था। न जाने क्यों शुरू से ही उन्हें देखकर, उनकी बातें सुनकर मेरा मन उनके विरुद्ध हो गया था। वो बहुत ज़्यादा जोर देकर अपनी बात कहते थे और आप सब लोग मानो उनकी हाँ में हाँ मिला देते थे। यह देखकर मुझे गुस्सा आता रहता था। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जब देखती हूँ कि कोई बात में या व्यवहार में जोर दिखा रहा है तो मैं बिल्कुल सह नहीं सकती। लेकिन गौरमोहन बाबू केवल दूसरों पर जोर नहीं दिखाते, अपने को भी वैसे ही काबू में रखते हैं। यही सच्ची ताकत है। ऐसा आदमी मैंने और नहीं देखा। इस प्रकार ललिता बोलती ही गई। केवल गोरा के बारे में उसे दुख हो रहा हो, इसलिए वह ये सब बातें कह रही हो, ऐसी बात नहीं थी। असल में उसने जोश में जो काम कर डाला था, उसका संकोच ही उसके मन में उमड़ आना चाहता था। बार बार यह दुविधा मन में उभर आती थी कि वह काम शायद ठीक नहीं हुआ। स्टीमर पर विनय के साथ ऐसे अकेले बैठा रहना कितनी मुश्किल बात हो सकती है, यह वह पहले सोच भी नहीं सकी। लेकिन लज्जा दिखाने से यह मामला और भी बिगड़ जाएगा, इसीलिए वह कोशिश करके बातें किए जा रही थी। विनय के मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही थी। एक ओर गोरा का दुख और अपमान, दूसरी ओर इस बात की ग्लानि कि वह यहाँ मजिस्ट्रेट के घर मौज करने आया था। इनके ऊपर ललिता के साथ होने का संकट सबने मिलकर विनय को परेशान कर दिया था। अन्य परिस्थिति होती तो ललिता के इस दुस्साहस पर विनय के मन में तिरस्कार का भाव पैदा होता, लेकिन आज वैसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उसके मन में जो हैरानी हुई थी, उसके साथ श्रद्धा भी मिली हुई थी। साथ ही एक आनंद भी था कि उनके सारे दल में गोरा के अपमान के प्रतिकार की कोशिश करने वाले केवल विनय और ललिता ही थे। इसके लिए विनय को तो विशेष कुछ मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन ललिता को अपने इस काम के फल में बहुत दिनों तक काफ़ी कष्ट भोगना पड़ेगा। और इसी ललिता को विनय बराबर गोरा का विरोधी समझता आया था। विनय जितना ही सोचता रहा, उतना ही ललिता के इस परिणाम चिंता विहीन साहस पर और अन्याय के प्रति एकांत घृणा के भाव पर विनय को श्रद्धा होने लगी। कैसे, क्या कहकर वह इस श्रद्धा को प्रकाशित कर सकता है, वह सोच न सका।
बार बार उसके मन में यह बात आने लगी कि ललिता जो उसे साहसहीन और दूसरों का मुंह जोहने वाला कहकर तिरस्कार करती थी, वह उचित ही था। वह तो कभी किसी विषय में भी अपने सब आत्मीय बंधुओं की निंदा प्रशंसा की उपेक्षा करके साहसिक आचरण के द्वारा अपनी बात न कह सका। उसने तो कई बार गोरा को कष्ट पहुंचाने के डर से अथवा कहीं गोरा उसे निर्बल न समझ ले, इस आशंका से अपने स्वभाव का अनुसरण नहीं किया, और कई बार बाल की खाल उतारने वाली दलीलों से अपने को यह भुलावा देने की कोशिश भी की कि गोरा की राय उसकी राय है। आज मन ही मन स्वीकार करके उसने ललिता को भी उसकी स्वाधीन बुद्धि शक्ति के कारण अपने से कहीं श्रेष्ठ मान लिया। इससे पहले वह मन ही मन अनेक बार ललिता की बुराई करता रहा। वह याद करके उसे शर्म आने लगी, यहाँ तक कि उसने चाहा कि ललिता से क्षमा मांग ले, किंतु कैसे क्षमा मांगे यह वह नहीं सोच सका। ललिता की कमनीय स्त्री मूर्ति अपने भीतरी तेज के कारण विनय की आंखों में ऐसी महिमामयी होकर दिखाई दी कि विनय ने नारी के इस अपूर्व परिचय से अपने जीवन को धन्य माना। अपने सारे अहंकार, सारी निजता को उसने इस माधुर्य मंडित शक्ति के आगे उत्सर्ग कर दिया। भाग 30। ललिता को साथ लिए हुए विनय परेश बाबू के घर पहुंचा। ललिता के बारे में विनय के मन का भाव क्या है यह वह स्टीमर पर सवार होने तक ठीक ठीक नहीं जानता था। ललिता के साथ झगड़ा ही मानो उसके मन पर छाया रहता था। कैसे इस मंचली लड़की के साथ सुलह की जा सकती है, कुछ दिनों से तो मानो यही उसकी दैनिक चिंता हो गई थी। विनय के जीवन में सुचरिता ही पहले पहल संध्या के तारे की तरह स्त्री माधुर्य की निर्मल चमक लेकर प्रकट हुई थी। विनय यही समझता था, इसी के अलौकिक आनंद ने उसकी प्रकृति को पूर्णता दी है। लेकिन इस बीच और भी तारे निकल आए हैं और ज्योतिष के उत्सव की भूमिका पूरी करके पहला तारा धीरे धीरे क्षितिज के पार चला गया है। यह बात वह स्पष्ट नहीं पहचान सका था। जिस दिन विद्रोही ललिता स्टीमर पर सवार हो गई, उस दिन विनय के मन में आया ललिता और मैं एक तरफ होकर मानो सारे संसार के विरुद्ध खड़े हुए हैं। ललिता और सबको छोड़कर उसी के साथ बगल में आ खड़ी हुई है। इस बात को विनय किसी कारण नहीं भुला सका, चाहे जिस कारण हो, चाहे जिस उपलक्ष्य से हो। ललिता के लिए विनय आज केवल बहुत से लोगों में एक नहीं रहा है। ललिता के पास सर्व में अकेला वही है। सारे आत्मीय स्वजन दूर हैं, वही निकट है। इसी समीपता का पुलक भरा रूप बिजली से भरे मेघ की भांति उसके हृदय में गड़गड़ाने लगा। जब ललिता पहले दर्जे के केबिन में सोने चली गई, तब विनय अपनी जगह पर सोने के लिए नहीं जा सका। उसी केबिन के बाहर डेक पर वह जूते उतार कर निःशब्द पैरों से टहलता रहा। स्टीमर में ललिता पर कोई मुसीबत आने की संभावना नहीं थी, किंतु विनय अपने अचानक मिले नए अधिकार का भरपूर अनुभव करने के लोभ को न छोड़ सका। गहरी अंधेरी रात, तारों से भरा हुआ मेघ शून्य आकाश, किनारों के वृक्ष मानो रात के आकाश की घनी काली सुनसान दीवार की तरह स्तब्ध खड़े थे। नीचे चौड़ी नदी की प्रबल धारा निःशब्द बह रही थी। उसी के बीच में ललिता सो रही है और कुछ नहीं। यही सुंदर विश्वास भरी नींद ही ललिता ने आज विनय के हाथों में सौंप दी है। विनय ने किसी बहुमूल्य रत्न की तरह इस नींद की ही रक्षा करने का भार लिया है। माता पिता, भाई बहन कोई वहाँ नहीं है। एक अपरिचित सैया पर ललिता अपनी सुंदर देह को लिटाकर निश्चिंत सो रही है। उसकी सांसें मानो उसी निद्रा काव्य को छंद में बांधते हुए शांत भाव से आ जा रही हैं। उस निपुण कबरी की एक लट भी इधर उधर नहीं है। उस नारी हृदय की कोमलता से मंडित दोनों हाथ पूर्ण विश्राम में बिस्तर पर पड़े हैं। दोनों सुकुमार तलवे मानो किसी उत्सव के अवसान संगीत की भांति अपनी रमणीय चेष्टाओं को स्तब्ध करके बिस्तर पर सटे हुए पड़े हैं। इस छवि ने विनय की कल्पना को भर दिया। तारों भरे शांत अंधेरे से घिरे हुए इस आकाश मंडल के बीचों बीच ललिता की यह नींद, यह सुंदर सुडौल संपूर्ण विश्राम मानो सीपी में मोती सो रहा हो। आज विनय को मानो संसार का एकमात्र ऐश्वर्य जान पड़ रहा था। मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। यह वाक्य विनय के भरे हुए हृदय से मानो अभय की शंख ध्वनि की भांति उठकर अनंत आकाश में लगातार जागृत परम पुरुष की नीरव वाणी के साथ घुलने लगा।
कृष्ण पक्ष की इस रात में एक और बात भी बार बार विनय को कचोट रही थी कि आज की रात गोरा जेल में है। आज तक विनय गोरा के सभी सुख दुख में भाग लेता आया है। यही पहला अवसर है कि ऐसा नहीं हुआ है। गोरा जैसे व्यक्ति के लिए जेल की सज़ा कुछ नहीं है, यह विनय जानता था। लेकिन इस मामले में शुरू से अंत तक कहीं भी गोरा के साथ विनय का योग नहीं रहा। गोरा के जीवन की यही एक प्रधान घटना थी जिससे विनय का कोई संपर्क नहीं रहा। दोनों बंधुओं के जीवन की धारा इसी जगह आकर अलग हो गई है। जब फिर मिलेगी तब क्या इस विच्छेद की शून्यता को भर सकेगी? बंधुत्व की पूर्णता क्या यहाँ आकर खंडित नहीं हो गई? जीवन का ऐसा अखंड, ऐसा दुर्लभ बंधुत्व। आज की रात विनय एक साथ ही अपने जीवन के एक पक्ष की शून्यता और दूसरे पक्ष की पूर्णता का अनुभव करता हुआ मानो प्रलय सृजन के संधि काल में स्तब्ध होकर अंधकार की ओर ताकता रहा। अगर यह बात सच होती कि गोरा की यात्रा में विनय संयोग वश ही साथ नहीं दे सका अथवा उसके जेल जाने पर विनय का उस दुख में संभागी होना असंभव हुआ है, तब इनसे उनके बंधुत्व को क्षति न पहुंचती। किंतु गोरा यात्रा पर निकला और विनय अभिनय करने गया। यह अचानक नहीं था। विनय के सारे जीवन की धारा एक ऐसे पथ पर आ गई है जो उनकी पहली दोस्ती का रास्ता नहीं है। इसी कारण इतने दिन बाद यह ऊपरी अलगाव भी संभव हुआ है। किंतु अब और कोई उपाय नहीं है। सत्य को और अस्वीकार नहीं किया जा सकता। गोरा के साथ एक ही पथ पर अनन्य मन होकर चलना आज विनय के लिए सत्य नहीं रहा। किंतु गोरा और विनय के जीवन का स्नेह क्या इस पथभेद से ही अलग हो जाएगा? इस शंका ने विनय के हृदय को कंपा दिया। वह समझता था कि गोरा उसकी सारी दोस्ती और सारे कर्तव्य को एक ही लक्ष्य की ओर खींचे बिना नहीं रहेगा। प्रचंड गोरा, उसकी इच्छा कितनी प्रबल होती है। जीवन के सब संबंधों द्वारा अपनी उस एक इच्छा को ही सर्वोपरि करके जब वह यात्रा पर बढ़ता जाएगा, विधाता ने गोरा की प्रकृति को ऐसी ही राजमहिमा प्रदान की है। भाड़ा गाड़ी परेश बाबू के दरवाजे पर आकर रुकी। उतरते समय ललिता के पैर कांप रहे थे और घर में प्रवेश करते समय उसने स्वयं को कड़ा कर लिया है, यह विनय स्पष्ट देख सका। ललिता ने झोंक में आकर जो काम कर दिया उसमें उसका अपराध कितना है, इसका ठीक ठाक अनुमान वह स्वयं नहीं कर पा रही थी। इतना ललिता जानती थी कि परेश बाबू से ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिसे फटकार कहा जा सके। किंतु परेश बाबू के चुप रह जाने का ही उसे सबसे अधिक भय था। ललिता के संकोच को लक्ष्य करके विनय नहीं सोच सका कि ऐसे मौके पर उसका कर्तव्य क्या है। उसके साथ रहने पर ललिता के संकोच का कारण और अधिक होगा या नहीं, इसी की पड़ताल करने के लिए कुछ दुविधा के स्वर में ललिता से कहा, तो मैं अब चलूं? ललिता ने जल्दी से कहा, नहीं, चलिए, बाबा के पास चलिए। ललिता का यह व्यग्र अनुरोध विनय को मन ही मन बहुत अच्छा लगा। ललिता को घर पहुंचा देने पर ही उसका कर्तव्य समाप्त नहीं हो गया है। ललिता की उस पर निर्भरता की कल्पना मानो एक स्पर्श सी उसके सारे शरीर में बिजली का संचार करने लगी। उसे लगा जैसे ललिता ने उसका दाहिना हाथ कसकर पकड़ रखा हो। ललिता के साथ इस संबंध से उसका पौरुष जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा, ललिता की इस हरकत के कारण परेश बाबू बिगड़ेंगे, ललिता को डांटेंगे। उस समय विनय यथासंभव सारा दायित्व अपने ऊपर ले लेगा। सारी भर्त्सना निसंकोच अपने ऊपर लेकर वह कवच की भांति ललिता की रक्षा करने की कोशिश करेगा। लेकिन ललिता के मन का सही भाव विनय नहीं समझ सका। यह बात नहीं थी कि ललिता उसे भर्त्सना की ओट मानकर ही उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। असल बात यह थी कि ललिता कुछ भी छिपाकर नहीं रख सकती। उसने जो कुछ किया है वह सब परेश बाबू आंखों से देख लें और उनका जो फैसला हो उसे ललिता पूरी तरह ग्रहण करेगी, यही वह सोच रही थी। ललिता मन ही मन विनय पर नाराज हो रही थी। उसका क्रोध असंगत है, यह वह खूब जानती थी, लेकिन इससे वह कम नहीं हो रहा था, बल्कि बढ़ ही रहा था। जब तक वह स्टीमर पर थी तब तक उसके मन की हालत बिल्कुल दूसरी थी। बचपन से ही वह कभी गुस्से में आकर कभी हट करके कोई न कोई अजीब हरकत करती आई है, किंतु इस बार का मामला कहीं गंभीर था। इस निषिद्ध कार्य में विनय भी उसके साथ मिल गया है। इससे जहाँ एक ओर से संकोच हो रहा था, वहाँ दूसरी ओर एक निगूढ़ हर्ष भी हो रहा था। यह हर्ष मानो उस निषेध की भावना की चोट से और भी उमड़ उठा था।
एक बाहर के व्यक्ति का उसने आज ऐसे सहारा लिया है, उसके इतना समीप आ गई है। उन दोनों के बीच घर के लोगों की कोई ओट नहीं रही है। इस घबराहट का भी कारण था, लेकिन विनय की स्वाभाविक भद्रता ने ऐसी एक संयत मर्यादा गढ़ दी थी कि इस अवस्था में भी विनय के सुकुमार शील का परिचय पाकर ललिता बहुत आनंदित हो रही थी। यह वह विनय नहीं था जो उनके घर पर बराबर सबके साथ हंसी मजाक करता रहता था, जिसकी बातों का अंत नहीं था, जो घर के नौकरों तक से निर्बाध आत्मीयता कर लेता था, जहाँ सतर्कता के नाम पर वह बड़ी आसानी से ललिता के और भी निकट आ सकता, वहाँ वह इसी का निर्वाह करता रहा है था। यह बात उसे ललिता के हृदय के और भी निकट ले आई थी। रात को स्टीमर के केबिन में अनेक चिंताओं के कारण वह अच्छी तरह सो नहीं सकी थी। करवटें बदलते बदलते अंत में जब उसे लगा कि रात अब तक समाप्त हो गई होगी, तब उसने धीरे धीरे केबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर ताका। भोर का ओस भीगा अंधकार तब भी नदी के आकाश और किनारे की वन श्रृंखला को ढके हुए था। अभी अभी एक शीतल झोंका नदी के जल में लहरों का कलकल उठाने लगा था और निचले तल्ले में इंजन घर के खलासियों के काम शुरू करने की हलचल के लक्षण दिखाई दे रहे थे। ललिता ने केबिन से बाहर आकर देखा, पास ही एक बेंत की कुर्सी पर गरम चादर ओढ़े बैठा बैठा विनय सोया हुआ है। ललिता की हृदय की धड़कन तेज हो गई। उसी सारी रात विनय वहीं बैठकर पहरा देता रहा है, इतना पास फिर भी इतनी दूर। कांपते पैरों से ललिता डेक से केबिन की ओर लौट आ गई। दरवाजे के पास खड़ी होकर उस अंधेरे में लिपटे अपरिचित नदी दृश्य के बीच अकेले सोए हुए विनय की ओर देखती रही। सामने की ओर आकाश के तारे मानो विनय की नींद की रखवाली करते हुए से जान पड़े। एक अनिर्वचनीय गंभीर माधुर्य से उसका हृदय मानो किनारे तक भर गया। एकाएक उसकी आंखों में आंसू क्यों मड़ाए, ललिता स्वयं न समझ सकी। मानो जिस ईश्वर की उपासना करना उसने पिता से सीखा है, उसी ने ललिता को अपने दाहिने हाथ से छू दिया हो। मानो नदी के तरु पल्लवों से छाए हुए निद्रित किनारे पर जब रात के अंधकार के साथ नए आलोक का पहला रहस्यमय मिलन हो रहा हो, उसी पवित्र संधि के क्षण में नक्षत्रों की भरी सभा में कोई महावीणा दुसह आनंद वेदना के दिव्य संगीत में बज उठी हो। विनय का हाथ नींद में ही अचानक कुछ हिला। ललिता जल्दी से केबिन का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गई। उसके हाथ पैर मानो ठंडे हो गए। बहुत देर तक वह अपने हृदय की धड़कनों को शांत न कर सकी। अंधेरा दूर हो गया, स्टीमर चल पड़ा था। ललिता हाथ मुंह धोकर तैयार होकर बाहर आई और रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई। विनय भी पहले से ही जहाज की सीटी से जागकर और तैयार होकर पूर्वी किनारे पर प्रभात की पहली किरण के उदय की प्रतीक्षा में खड़ा था। ललिता के बाहर आते ही वह संकुचित होकर हट जाने का प्रयास कर रहा था कि ललिता ने पुकारा, विनय बाबू। विनय के पास आते ही ललिता ने कहा, आप शायद रात को अच्छी तरह सो नहीं सके। विनय ने कहा, मज़े से सोया। फिर दोनों में कोई बात नहीं हुई। ओस से भीगे हुए कांस बन के पीछे से सूर्योदय की सुनहली छटा फैलने लगी। इन दोनों ने जीवन में ऐसा प्रभात कभी नहीं देखा था। आलोक ने उन्हें ऐसे कभी नहीं छुआ था। आकाश एकदम शून्य नहीं है, वह मौन विस्मय भरे आनंद से सृष्टि की ओर अपलक देख रहा है। यह उन्होंने पहले पहल जाना। दोनों की आंतरिक चेतना आज मानो ऐसी जाग गई थी कि सारे जगत के अंतर्निहित चैतन्य से मानो उनका अंग अंग छू रहा था। दोनों में से कोई कुछ बोल न सका। स्टीमर कलकत्ता पहुंचा तो विनय ने घाट पर गाड़ी में ललिता को बैठाकर खुद कोचवान के पास बैठा। यही दिन के समय कलकत्ता की सड़क पर गाड़ी में आते जाते क्यों ललिता के मन में उल्टी हवा बहने लगी, यह कौन बता सकता है। इस संकट के समय स्टीमर पर विनय का होना, विनय के साथ ललिता का इस प्रकार जुड़ जाना, विनय का अभिभावक की भांति उसे गाड़ी में बैठाकर घर पहुंचाना, ये सब बातें उसे पीड़ा पहुंचाने लगी। घटनावश ही विनय को उसके बारे में एक जिम्मेदारी का अधिकार मिल जाए, यह उसे असह्य जान पड़ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? रात का वह संगीत दिन में कर्म क्षेत्र के सामने आने पर क्यों ऐसे कठोर सुर के साथ रुक गया? दरवाजे पर आकर जब विनय ने संकोच करते हुए पूछा, तो मैं चलूं? तो ललिता का क्रोध और भी भभक उठा। उसने सोचा, विनय बाबू समझ रहे हैं कि उन्हें साथ लेकर पिता के सामने जाती हुई मैं घबरा रही हूँ। इस मामले में उसके मन में जरा भी संकोच नहीं है,
इसी बात को बलपूर्वक प्रमाणित करने के लिए और सारी बात पिता के सामने स्पष्ट करने के लिए ही उसने विनय को दरवाजे से ही अपराधी की तरह विदा लेकर लौटने नहीं दिया। विनय के साथ अपने संबंध को वह पहले जैसा साफ कर देना चाहती है। बीच में संकोच या कुंठा रहने पर वह अपने को विनय के सम्मुख छोटा नहीं करना चाहती। भाग 31। विनय और ललिता को देखते ही सतीश कहीं से दौड़ा हुआ आया। दोनों के बीच खड़े होकर दोनों के हाथ पकड़ता हुआ बोला, क्यों बड़ी दीदी नहीं आई? विनय ने जेब टटोलते हुए चारों ओर देखते हुए कहा, बड़ी दीदी? हाँ सचमुच वह तो खो गई। सतीश ने विनय को धक्का देते हुए कहा, बड़े आए, बताओ ना ललिता दीदी। दीदी कल आएंगी, कहते हुए ललिता परेश बाबू के कमरे की ओर बढ़ी। सतीश ललिता और विनय के हाथ पकड़कर खींचता हुआ बोला, चलो देखो हमारे घर कौन आए हैं। ललिता ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, जो भी आए हों तेरे, अभी तंग मत कर, अभी बाबा के पास जाऊंगी। सतीश ने कहा, बाबा बाहर गए हैं, उन्हें आने में देरी होगी। यह सुनकर विनय और ललिता दोनों को क्षण भर तसल्ली हुई। फिर ललिता ने पूछा, कौन आया है? सतीश ने कहा, नहीं बताता। अच्छा विनय बाबू, आप बताइए तो कौन आया है? आप कभी नहीं बता सकेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। विनय बिल्कुल असंभव और असंगत नाम लेने लगा। कभी नवाब सिराजुद्दौला, कभी राजा नवकृष्ण, यहाँ तक कि एक बार उसने नंद कुमार का भी नाम ले लिया। ऐसे अतिथियों का आना एक बारगी असंभव है, इसका अकाट्य प्रमाण देते हुए सतीश चिल्ला चिल्ला कर उनका खंडन करने लगा। हार मानते हुए विनय ने नम्र स्वर से कहा, हाँ यह तो है, सिराजुद्दौला को इस घर में आने में कई बड़ी मुश्किलें पेश आएंगी। यह बात तो मैंने अभी तक सोची ही नहीं थी। खैर पहले तुम्हारी दीदी पड़ताल कराएं, फिर अगर ज़रूरत होगी तो बुलाते ही मैं भी आऊँगा। सतीश ने कहा, नहीं आप दोनों चलिए। ललिता ने पूछा, कौन से कमरे में जाना होगा? सतीश ने कहा, 3 मंजिले में। तीसरी मंजिल में छत के कोने में एक छोटा कमरा है, जिसके दक्षिण की ओर धूप वर्षा से बचने के लिए एक ढालू छत की बरसाती है। सतीश के पीछे पीछे दोनों ने वहां जाकर देखा। बरसाती में एक छोटा आसन बिछाकर अधेड़ उम्र की एक स्त्री आंखों पर चश्मा चढ़ाए कृतिवास की रामायण पढ़ रही है। चश्मे की एक ओर की त्रुटि कमानी में डोर बंधा हुआ था, जो कान पर लपेट लिया गया था। स्त्री की उम्र 45 के आसपास होगी। सिर पर सामने की ओर बाल कुछ कम हो चले थे, किंतु पके फल से गोरे चेहरे पर अभी कोई झुर्रियाँ नहीं थीं। दोनों भौहों के बीच गोदने का निशान था। शरीर पर कोई आभूषण नहीं था। वेश विधवा का था। पहले ललिता की ओर नज़र पड़ते ही उन्होंने चश्मा उतारकर किताब पटक दी और उत्सुक दृष्टि से उनकी ओर देखा। फिर फौरन ही उनके पीछे विनय को देखकर आंचल सिर पर ओढ़ते हुए खड़ी होकर कमरे की ओर जाने लगी। सतीश ने जल्दी से बढ़कर उनसे लिपटते हुए कहा, मौसी कहाँ भाग रही हो? यह तो ललिता दीदी हैं और यह विनय बाबू, बड़ी दीदी कल आएंगी। विनय बाबू का यह संक्षिप्त परिचय ही काफ़ी हुआ। निस्संदेह विनय बाबू के बारे में पहले ही बहुत बातचीत होती रही थी। दुनिया में सतीश ने चर्चा के लिए जो 2-4 विषय जुटाए हैं, कोई भी मौका मिलते ही सतीश बात करने लगता है और कुछ भी बचाकर नहीं रखता। मौसी कहने से यहाँ कौन समझा जाए। यह ठीक निश्चय न कर सकने से ललिता चुप होकर खड़ी रही। विनय ने उस पौढ़ा को प्रणाम करके उनकी चरण धूलि ली। ललिता ने भी उसका अनुकरण किया। मौसी जल्दी से एक चटाई निकाल लाई और बिछाते हुए बोली, बैठो बेटा, बैठो बेटी। विनय और ललिता के बैठ जाने पर वह भी अपने आसन पर बैठ गईं। सतीश उनसे सट कर बैठा। उन्होंने सतीश को दाहिने हाथ से घेर कर जकड़ते हुए कहा, मुझे तुम लोग नहीं जानते, मैं सतीश की मौसी हूँ। सतीश की माँ मेरी सगी बहन थी। बस इतने परिचय से अधिक कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन मौसी के चेहरे और स्वर में ऐसा न जाने क्या था जिससे उनके जीवन के गंभीर दुख और आंसुओं से मंजी हुई पवित्रता का आभास मिल गया। मैं सतीश की मौसी हूँ कहते हुए जब उन्होंने सतीश को गले से लगा लिया, तब उनके जीवन का इतिहास कुछ न जानते हुए भी विनय का मन करुणा से भर उठा। विनय ने कहा, अकेले सतीश की मौसी होने से नहीं चलेगा, नहीं तो सतीश से मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक तो सतीश मुझे विनय बाबू कहता है, दादा नहीं कहता। इस पर भी अगर वह मुझे मौसी से भी वंचित करेगा तो किसी तरह उचित न होगा। विनय को किसी का मन लुभाते देर नहीं लगती थी। इस प्रियदर्शी प्रियभाषी युवक ने देखते देखते मौसी के मन पर सतीश के बराबर अधिकार कर लिया। मौसी ने पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है?
अपनी माँ को तो बहुत दिन पहले खो दिया, फिर भी यह नहीं कह सकता कि मेरी माँ नहीं है। कहते कहते आनंदमयी की बात याद करके उसकी आंखें मानो गीली हो आईं। दोनों ओर से जमकर बातें होने लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि इन दोनों का आज ही नया नया परिचय हुआ है। बीच बीच में सतीश भी बेमतलब से अपना मंतव्य प्रकट करने लगा। ललिता चुपचाप बैठी रही। ललिता कोशिश करके भी आसानी से किसी से हिलमिल नहीं सकती। नए परिचय में खाई लांघने में उसे काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा आज उसका मन भी ठीक नहीं था। विनय तो अनायास ही अपरिचिता से बातों का सिलसिला जोड़ बैठा। यह भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ललिता जिस संकट में पड़ी हुई है, विनय उसे बड़ा न समझकर ऐसा निश्चिंत हो रहा है, यह सोचकर वह मन ही मन विनय को ओछा कहकर कोसने लगी। लेकिन गंभीर चेहरा बनाकर चुपचाप उदास बैठे रहने से ही विनय को ललिता के असंतोष से छुटकारा मिल जाता, यह भी बात नहीं थी। वैसा होने पर ललिता निश्चय ही बिगड़ कर कहती, बाबा से समझना तो मुझे है, लेकिन विनय बाबू ऐसी शक्ल बनाए बैठे हैं जैसे सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर पर आ पड़ी हो। असल बात यह भी कि कल रात को जो आघात संगीत जगा गया था, आज दिन के समय उससे केवल दुख होता था। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए आज ललिता पग पग पर विनय से मन ही मन लड़ती जा रही है। विनय के किसी व्यवहार से वह झगड़ा सुलझता नहीं। कहाँ इसकी जड़ है जहाँ सुधार होने से वह दूर होगा, यह अंतर्यामी ही जानते हैं। हाय रे हृदय, हाय रे हृदय तक ही जिसका संसार सीमित है, उस नारी जाति के व्यवहार को युक्ति विरुद्ध कहकर दोष देने से क्या लाभ। आरंभ से ही ठीक स्थान पर उसकी प्रतिष्ठा हो जाए, तब तो हृदय ऐसी सहज सुंदर गति से चलता है कि युक्ति तर्क को हार मानकर उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है। किंतु वैसे ही आरंभ से जरा भी उलट हो जाने से यह बुद्धि के वश की बात नहीं रहती कि उसे सुधार दे। फिर राग विराग, हंसना रोना, किसी भी बात में क्या होने से क्या असर होता है, इसका हिसाब बेकार हो जाता है। इधर विनय का हृदय भी कुछ विशेष स्वाभाविक गति से नहीं चल रहा था। उसकी अवस्था अगर बिल्कुल पहले जैसी होती तो वह इसी क्षण दौड़ा हुआ आनंदमयी के पास जाता। गोरा की जेल में सजा की खबर विनय के सिवा और कौन माँ को दे सकता है। उसके सिवा माँ के पास सांत्वना के लिए और है भी क्या। इसी की व्यथा विनय के मन को गहराई में एक भार सी दबाए जा रही थी। लेकिन ललिता को अभी छोड़कर चला जाना भी उसके लिए असंभव हो गया था। सारे संसार के विरुद्ध आज वही ललिता का रक्षक है। परेश बाबू के सम्मुख ललिता के संबंध में उसका कुछ कर्तव्य हो तो उसे वह पूरा करके ही जाना होगा। यह बात वह अपने मन को समझा रहा था और मन ने भी थोड़े से प्रयत्न से ही यह बात समझ ली थी। विरोध की क्षमता ही उसमें नहीं थी। गोरा और आनंदमयी के लिए विनय के मन में चाहे जितना दर्द हो, ललिता का अत्यंत निकट अस्तित्व उसे आज ऐसा आनंद दे रहा था जैसे खुलेपन का सारे संसार में एक ऐसे गौरव का बोध करा रहा था। अपनी एक विशिष्ट स्वतंत्र सत्ता का उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि उसके मन की व्यथा मन के निचले तल पर ही दबी रह गई। ललिता की ओर आज वह देख नहीं पा रहा था। बीच बीच में अपने आप ही जितना नजर पड़ जाता, ललिता के आंचल का अंश, गोद में निश्चल पड़ा हुआ एक हाथ, उतना ही उसे पुलकित कर जाता था। देर हो गई, परेश बाबू नहीं लौटे। यह सोचकर चलने के लिए भीतर से आदेश सा आने लगा। उसे किसी तरह दबाने के लिए विनय सतीश की मौसी के साथ और भी मन लगाकर बातें करने लगा। अंत में ललिता की विरक्ति और दबी नहीं रह सकी। वह विनय की बात को बीच में ही टोकती हुई कह उठी, आप और देर किस लिए कर रहे हैं? बाबा कब आएंगे इसका कुछ ठीक नहीं है। आप एक बार गौर बाबू की माँ के पास नहीं जाएंगे? विनय चौंक उठा। ललिता की विरक्ति का स्वर उसका खूब पहचाना हुआ था। ललिता के चेहरे की ओर देखकर वह फौरन उठ खड़ा हुआ। सहसा डोर टूट जाने से धनुष जैसे सीधा हो जाता है, कुछ उसी ढंग से वह खड़ा हुआ। वह देर क्यों करने लगा? यहाँ उसकी क्या बड़ी ज़रूरत है? ऐसा अहंकार तो उसने स्वयं नहीं किया था। वह तो दरवाजे से ही विदा ले रहा था। ललिता ने ही उसे अनुरोध करके रोक लिया था और अब ललिता ही यह पूछ रही है। विनय ऐसे हड़बड़ाकर आसन छोड़कर उठ खड़ा हुआ कि ललिता ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। उसने महसूस किया कि विनय के चेहरे की स्वाभाविक मुस्कुराहट एकाएक ऐसे बुझ गई है मानो फूंक कर दिया बुझा दिया गया हो।
विनय का ऐसा दुखी चेहरा, उसके भाव का ऐसे परिवर्तन ललिता ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने विनय की ओर देखते ही तीखा अनुपात एक कोड़े की मार से बार बार उसके हृदय को सालने लगा। सतीश ने जल्दी से उठकर विनय बाबू का हाथ पकड़कर झूलते हुए मनोहार के स्वर में कहा, विनय बाबू बैठिए, अभी मत जाइए, आज हमारे यहाँ खाना खा कर जाइएगा। मौसी, विनय बाबू को यहीं खाने के लिए कह दो ना। ललिता दीदी, विनय बाबू को जाने के लिए क्यों कहती हो? विनय ने कहा, भाई सतीश, आज नहीं, मौसी की याद रह जाए तो फिर एक दिन आकर प्रसाद पालूंगा, आज तो देर हो गई। बात कुछ असाधारण नहीं थी, किंतु स्वर मानो रुंधे हुए आंसू से भर्राया हुआ था। उसकी करुणा सतीश की मौसी के कानों में भी खटक गई। उन्होंने चकित सी होकर एक बार विनय की ओर देखा, फिर ललिता के चेहरे की ओर देखा। समझ लिया कि अनदेखे ही भाग्य का कुछ खेल हो रहा है। थोड़ी देर बाद ही कोई बहाना करके ललिता उठकर अपने कमरे में चली गई। कितनी बार उसने अपने को इस तरह रुलाया है। भाग 32। विनय उसी समय आनंदमयी के घर की ओर चला। लज्जा और वेदना मिली भावना उसके मन को कष्ट दे रही थी। अब तक क्यों नहीं माँ के पास गया? कैसी भूल की उसने समझा था ललिता को उसकी विशेष आवश्यकता है। सब आवश्यकताओं को भूल कर वह जो कलकत्ता पहुँचते ही दौड़ा हुआ आनंदमयी के पास नहीं गया, इसलिए भगवान ने उसे उचित दंड दिया। अंत में उसे ललिता के मुँह से यह सुनना पड़ा कि एक बार गौर बाबू की माँ के पास नहीं जाएंगे। कभी पल भर के लिए भी ऐसा अंधेरा हो सकता है कि गौर बाबू की बात विनय की अपेक्षा ललिता के लिए अधिक महत्व की हो जाए। ललिता तो उन्हें केवल गौर बाबू की माँ के रूप में पहचानती है, लेकिन विनय के लिए तो वह सारे जगत की सब माताओं की एकमात्र प्रत्यक्ष प्रतिमा है। आनंदमयी अभी अभी स्नान करके कमरे में फर्श पर आसन बिछाकर चुपचाप बैठी थी, शायद मन ही मन जप कर रही थी। विनय ने जल्दी से उनके पैरों पर गिरते हुए कहा, माँ। आनंदमयी ने उसके झुके हुए सिर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, विनय, माँ जैसा स्वर और किसका हो सकता है? इस स्वर से ही मानो एक करुणा सारे शरीर को सहला गई। उसने आंसुओं को रोकते हुए रुंधे गले से कहा, माँ मुझे देर हो गई। आनंदमयी बोली, मैंने सारी बातें सुन ली हैं विनय। विनय ने चकित स्वर से दोहराया, सब बातें सुन ली हैं? गोरा ने हवालात से ही माँ के नाम पत्र लिखकर वकील बाबू के हाथ भिजवा दिया था। उसने ठीक ही अनुमान किया था, उसे अवश्य जेल होगी। पत्र के अंत में उसने लिखा था, कारावास से तुम्हारे गोरा का रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा, किंतु तुम्हें जरा भी दुख नहीं करना होगा। तुम्हारा दुख ही मेरी सजा होगी, और कोई दंड देना मजिस्ट्रेट के बस की का नहीं है। माँ, तुम अकेले अपने बेटे की बात मत सोचना, और भी अनेक माँओं के बेटे जेलों में बेकसूर पड़े रहते हैं। एक बार उनके बराबर कष्ट पाने की इच्छा थी, इस बार यह इच्छा पूरी हो जाए तो मेरे लिए दुख न करना। माँ, न मालूम तुम्हें याद है या नहीं, जिस साल अकाल पड़ा था, मैं एक बार सड़क के साथ वाले कमरे में मेज पर अपना बटुआ छोड़कर 5 मिनट के लिए दूसरे कमरे में गया था। लौट कर देखा कि बटुआ चोरी हो गया है। बटुए में मेरी स्कॉलरशिप से जमा किए हुए 85 रुपये थे। मैंने मन ही मन संकल्प कर रखा था कि कुछ रुपये जमा हो जाने पर तुम्हारे पैर धोने के लिए जल के लिए एक चांदी का लोटा बनवाऊंगा। रुपये चोरी हो जाने पर जब मैं चोर के प्रति क्रोध से जल रहा था, तब भगवान ने हठात मुझे एक सुबुद्धि दी। मैंने मन ही मन कहा, जिस किसी ने भी मेरे रुपये चुराए हैं, इस अकाल समय उसी को वे रुपये दान करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही मेरे मन का निष्फल क्रोध शांत हो गया। आज वैसा ही मैं अपने मन को बना रहा हूँ कि मैं जानबूझकर ही जेल में जा रहा हूँ। मेरे मन में कोई कष्ट नहीं है, मेरे मन में कोई कष्ट नहीं है, किसी पर गुस्सा नहीं है। मैं जेल में मेहमानी करने ही जा रहा हूँ। वहाँ आहार विहार की मुश्किल तो होगी। इस बार घूमते हुए मैंने कई घरों का आतिथ्य पाया है। उन सब जगहों पर अपने अभ्यास या आवश्यकता के अनुसार सुविधा नहीं पाता रहा। जानबूझकर जो ग्रहण किया गया हो, वह कष्ट तो कोई कष्ट नहीं है। आज जेल का आश्रय मैं अपनी इच्छा करके ही ले रहा हूँ। कितने दिन जेल में रहूँगा? एक दिन भी कोई मुझे ज़बरदस्ती वहाँ नहीं रख रखा है, यह तुम निश्चय मानना।
जब हम लोग घर बैठे आहार विहार कर रहे थे, निरंतर अभ्यास के कारण ही यह सोच भी नहीं पा रहे थे कि खुले आकाश और प्रकाश में घूमने फिरने का अधिकार अपने आप में कितना बड़ा अधिकार है। उसी समय पृथ्वी पर कितने ही लोग अपने दोष से या बिना दोष के ही ईश्वर के दिए हुए विश्व के अधिकारों से वंचित होकर बंधन और अपमान भोग रहे थे। आज तक हमने उनकी बात नहीं सोची, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा था। अब मैं उन्हीं के दाग से उनके समान दागी होकर ही बाहर आना चाहता हूँ। अधिकतर नकली भले मानस जो भद्र लोग बने बैठे हैं, उन्हीं के दल में घुसकर अपना सम्मान बनाए रखना मैं नहीं चाहता। माँ, दुनिया से परिचय पाकर अब मैंने बहुत कुछ सीखा है। ईश्वर जानते हैं, दुनिया में जिन लोगों ने न्याय करने का भार लिया है, अधिकतर वही दया के पात्र हैं। जो दंड पाते नहीं देते हैं, उन्हीं के पाप की सजा जेल के कैदी भोगते हैं। अपराध तो बहुत से लोग मिलकर करते हैं और प्रायश्चित करते हैं बेचारे कैदी। जो लोग जेल के बाहर मज़े कर रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, उनके पाप का क्षय कब, कहाँ और कैसे होगा यह तो नहीं जानता, पर मैं उस मज़े और उस सम्मान को धिक्कार कर मनुष्य के कलंक का दाग छाती पर लगवा कर निकलूँगा। माँ, तुम मुझे आशीर्वाद दो, तुम आंसू मत बहाना। भृगु के पदाघात का चिन्ह विष्णु सदा वक्ष पर धारण किए रहे। दुनिया में अत्याचारी लोग जहाँ जितना अन्याय करते हैं, उससे भगवान की छाती का यह चिन्ह और भी गहरा होता जाता है। वह चिन्ह अगर आभूषण हो सकता है तो फिर मुझे किस बात की चिंता है और तुम्हें किस बात का दुख। यह चिट्ठी पाकर आनंदमयी ने महिम को गोरा के पास भेजने की कोशिश की। महिम ने कह दिया कि उसकी नौकरी है और साहब किसी तरह छुट्टी नहीं देंगे। फिर गोरा की नासमझी और अक्खड़पन के लिए उसे कोसने लगे। बोले, उसी के कारण किसी दिन मेरी नौकरी भी चली जाएगी। कृष्णदयाल से इस बारे में कुछ भी कहना आनंदमयी ने आवश्यक नहीं समझा। गोरा को लेकर स्वामी से उन्हें गहरी शिकायत थी। वह जानती थी कि कृष्णदयाल ने कभी गोरा को पुत्र जैसा स्थान नहीं दिया है, बल्कि गोरा के संबंध में उनके अंतःकरण में एक विरोधी भाव भी है। गोरा मानो आनंदमयी के दाम्पत्य संबंध को विंध्याचल की भांति बांटता हुआ खड़ा था। उसके एक तरफ अपने अत्यंत सतर्क शुद्धाचार को लेकर कृष्णदयाल अकेले थे, दूसरी ओर अपने मलेच्छ बेटे गोरा के कारण आनंदमयी अकेली थी। गोरा के जीवन का इतिहास जो 2-4 लोग जानते थे, उनके बीच संपर्क का रास्ता मानो बंद हो गया था। इन्हीं सब कारणों से गृहस्थी में गोरा के प्रति आनंदमयी का स्नेह उनकी संपत्ति था। इस परिवार में गोरा के अनधिकार रहने को वह चारों ओर से हल्का करते रहने की कोशिश करती थी। उन्हें बराबर यह चिंता रहती थी, कहीं कोई उनसे यह न कहे कि तुम्हारे गोरा के कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे गोरा के कारण ही यह बात सुननी पड़ी, तुम्हारे गोरा ने हमारा यह नुकसान कर दिया। गोरा की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की जो है, और फिर उनका गोरा कुछ कम भी तो नहीं है। जहाँ वह रहता है वहाँ उसके अस्तित्व को छिपाए रखना कोई आसान काम नहीं है। इसी अपनी गोद के पगले गोरा को उन्होंने इस विरोधी परिवार के बीच इतने दिनों तक रात दिन संभाल कर इतना बड़ा किया है। बहुत कुछ सुना है जिसका उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, बहुत दुख सहा है जिसका वह किसी से हिस्सा नहीं बांट सकी। आनंदमयी चुपचाप खिड़की के पास बैठी रहीं। वहीं बैठे बैठे उन्होंने देखा कृष्णदयाल स्नान करके ललाट, भुजा और वक्ष पर गंगा की मिट्टी की छाप लगाए मंत्र उच्चारण करते करते आए। आनंदमयी उनके पास नहीं जा सकी। निषेध निषेध, सब और निषेध। अंत में लंबी सांस लेकर आनंदमयी उठीं और महिम के कमरे में गईं। महिम उस समय फर्श पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और उनका नौकर उनके बदन की मालिश कर रहा था। आनंदमयी ने उनसे कहा, महिम, मेरे साथ किसी को कर दो तो मैं ही जाकर देख आऊं कि गोरा का क्या हुआ। वह तो यह सोच कर बैठा है कि वह जेल जाएगा ही। उसे अगर जेल होती ही है तो मैं क्या एक बार उससे मिलने जाकर मिल भी नहीं सकूंगी। बाहर से महिम का व्यवहार चाहे जैसा रहा हो, गोरा के प्रति उन्हें एक तरह का स्नेह भी था। ऊपर से तो उन्होंने गरज कर कह दिया, जाए अभागा, जेल ही जाए। अब तक नहीं गया, यही अचरज है। लेकिन कहने के बाद ही उन्होंने अपने विश्वासी परान घोषाल को बुलाकर उसके हाथ वकील के खर्च के लिए कुछ रुपये देकर उसे तत्काल रवाना कर दिया और मन ही मन यह भी निश्चय कर लिया
कि ऑफिस में अगर साहब से छुट्टी मिल गई और घर में अगर बहू राजी हुई तो वह स्वयं भी जाएंगे। आनंदमयी भी जानती थी कि गोरा के लिए कुछ किए बिना महिम कभी नहीं रह सकेंगे। महिम यथासंभव व्यवस्था कर रहे हैं, यह जानकर वह अपने कमरे में लौट आई। वह अच्छी तरह जानती थी कि गोरा जहाँ है उस अपरिचित जगह इस संकट के समय लोगों के कुतूहल, मजाक और आलोचना का सामना करते हुए उन्हें साथ ले जाने वाला इस परिवार में कोई नहीं है। आंखों में दुख लिए होंठ भींचकर वह चुपचाप बैठ गईं। लक्ष्मियाँ जब दहाड़े मार मार कर रोने लगी तब उन्होंने उसे डांट कर दूसरे कमरे में भेज दिया। सभी उद्योगों को चुपचाप पचा जाना ही उनका हमेशा का अभ्यास रहा है। सुख और दुख दोनों को ही वह शांत भाव से ग्रहण करती थी। उनके हृदय की अवस्था को केवल अंतर्यामी ही जानते थे। विनय आनंदमयी से क्या कहे वह सोच नहीं सका, लेकिन आनंदमयी किसी से भी किसी प्रकार की सांत्वना की आशा न रखती थी। उनके जिस दुख का कोई इलाज नहीं है उसे लेकर कोई दूसरा उनके साथ चर्चा करने आए, इससे उन्हें संकोच होता था। और कोई बात उठने न देकर उन्होंने विनय से कहा, विनय, जान पड़ता है अभी तक तुमने स्नान भी नहीं किया, जाओ जल्दी से नहाओ, बड़ी देर हो गई। स्नान करके जब विनय भोजन करने बैठा तब उसके पास गोरा का स्थान सोना देखकर आनंदमयी का हृदय हाहाकार कर उठा। गोरा आज जेल का अन्न खा रहा है। वह अन्न माँ की सेवा द्वारा मीठा न होकर निर्मम शासन के द्वारा कितना कड़वा हो गया है। यह सोचकर आनंदमयी को कोई बहाना करके वहाँ से उठ जाना पड़ा।